पुस्तक 27 अध्याय 13 नामहीन का 7वां रोग। तलवारों के पगोडा का जंगल हजारों ऊंचे तलवारों के पगोडा से भरा हुआ था जो चुपचाप खड़े थे। अनगिनत साधक तलवारों के पगोडा के जंगल में बिखरे हुए थे, चुपचाप प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा था। जंगल में एक फूस की झोपड़ी भी थी और उस झोपड़ी में एक सफेद वस्त्रधारी युवक रहता था। उसके आसपास तलवारों की धाराएं उमड़ रही थीं, जो कभी कभी तलवारों के रूप में निकलती थीं। अचानक युवक ने आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में प्रसन्नता झलक रही थी। मैंने हाथ सील तलवार कला की 7वीं मुद्रा पुनर्जन्म मुद्रा में महारत हासिल कर ली है। निंग बहुत अच्छे मूड में था। मेरे गुरु सम्राट मिरजनो ने संसार डाउनलॉर्ड बनने के लिए पुनर्जन्म मुद्रा का इस्तेमाल किया था और अब मैंने भी यह मुद्रा सीख ली है। वूश! निंग के आसपास के इलाके में तलवारों की रोशनी छाने लगी। तलवारों की कुछ रोशनी हत्या की आभा से भरी थी, कुछ अस्थिर और अप्रत्याशित थी, जबकि बाकी प्रभावशाली और क्रूर थी। विभिन्न प्रकार की तलवार कलाएं एकदम सही तरीके से घूम रही थीं और किसी भी हमले में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। ये सचमुच पुनर्जन्म के एक आदर्श चक्र जैसा था और जब कोई दुश्मन जरा सी भी गलती करता तो पुनर्जन्म की मुद्रा ये सुनिश्चित करती कि उसे फंसाकर दफना दिया जाए। सम्राट मिरजनो एक लंपट साहसी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी तलवारबाजी बेहद सतर्क और कड़ी थी। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। तलवारबाजी में मेरी वर्तमान समझ को देखते हुए मुझे नामहीन तलवारबाजी की 7वीं मुद्रा में प्रशिक्षण मिल जाना चाहिए। निंग ने तुरंत नामहीन तलवारबाजी पर विचार करना शुरू कर दिया। शाश्वत सम्राट की विरासत की बदौलत निंग हाथ सील तलवार कला अविश्वसनीय रूप से तेजी से सीख पाया। तुलनात्मक रूप से नामहीन तलवार कला का प्रशिक्षण काफी ज्यादा कठिन था और निंग को लग रहा था कि नामहीन तलवार कला का 7वां रुख हाथ सील तलवार कला के 7वें रुख से ज्यादा मुश्किल था। स्पेस टाइम त्वरण कुटीर समय के सामान्य प्रवाह से 100 गुना तेज गति से चल रहा था। निंग की तलवारबाजी में महारत पहले ही आसमान छू चुकी थी, जिससे नामहीन तलवारबाजी के 7वें रुख को समझना उसके लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि वह लगातार उस पर ध्यान करता रहता था। नामहीन तलवार कला के 7वें रुख को कॉस्मिक हॉट नाम दिया गया था। ये यूनिकॉर्न के डोमेन से कहीं ज्यादा जटिल था और पुनर्जन्म के रुख से भी कहीं ज्यादा गहरा। 30 साल से अधिक समय बीत गया। अरे! निंग ने आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में एक दूर का भाव था, मानो उसके आसपास का सब कुछ, यहाँ तक कि वह फूस की झोपड़ी भी अब मौजूद नहीं थी। मानो वह एक बिल्कुल शुद्ध मायावी दुनिया से घिरा हुआ था और उसके भीतर एक आंसू प्रकट हो गया था। यह एक आंसू प्रेम का आंसू लग रहा था, लेकिन यह इस दुनिया का हृदय भी लग रहा था। निंग ने अपने नाखून से ऐसे वार किया जैसे वह तलवार से आगे की ओर वार कर रहा हो और उस घाव को छेद रहा हो। इस क्षण में निंग का हृदय बल फट गया और पूरी तरह से उसकी उंगली के साथ जुड़ गया। वाह! तलवार की मंशा का एक चौंकाने वाला माहौल फूस की झोपड़ी से निकलकर आसपास के क्षेत्र में फैल गया। निंग इस प्रहार की अद्भुत सुंदरता से पूरी तरह स्तब्ध और लीन था। वह अपनी आंखें बंद करके उस तलवार कला की अद्भुतता का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्वाभाविक रूप से अनजाने में अपनी तलवार कला में अपनी हृदय शक्ति का समावेश कर लिया था, लेकिन उसने अन्य साधकों की तरह इसे जबरदस्ती नहीं किया था, बल्कि ये सब बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हुआ था। उसने जानबूझकर भी हृदय शक्ति को इसमें शामिल करने की कोशिश नहीं की थी। वह तो बस इस तलवार कला को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना चाहता था। उसके अवचेतन मन ने उसकी हृदय शक्ति को उसमें विलीन कर दिया, जिससे उसने एक अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत भयानक प्रहार किया। गड़गड़ाहट! अचानक बाहर से एक तेज आवाज गूंजी। तलवारों का पूरा जंगल कांप उठा। अरे! निंग ने हैरान होकर आंखें खोलीं और बाहर देखने लगा। दूर से आती उस भारी आवाज से बाहर की जमीन कांप रही थी। क्या हो रहा है? तलवारों के पगोडा का जंगल तलवार महल का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ कौन उपद्रव मचाने की हिम्मत करेगा? निंग हैरान होकर अपनी फूस की झोपड़ी से बाहर निकला और दूर तक देखने लगा। वह क्या था कि था देखना। तलवार के पगोडा के जंगल में दर्जनों साधक खड़े हो गए। कुछ विश्व स्तर पर थे, कुछ डाउनलॉर्ड थे। इस क्षण वे सभी उस क्षेत्र को घूर रहे थे जहाँ से यह हलचल आ रही थी। तलवार के पगोडा के जंगल के एक दूर के हिस्से में जमीन जोर से गड़गड़ाहट कर रही थी, क्योंकि वह फटने लगी थी। एक पगोडा का सिरा धीरे धीरे जमीन से निकल रहा था और ऊपर की ओर चढ़ रहा था। एक तलवार शिवालय, एक नया तलवार शिवालय, एक नया पगोडा। हमें अभी अभी एक और पगोडा मिला है। तलवार पगोडा ने अभी किसे मान्यता दी है? सभी उत्साहित थे। वे सभी समझ गए कि क्या हो रहा है। तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद ही तलवार पगोडा का जंगल आपके लिए एक बिल्कुल नए पगोडा को जन्म देगा। अनगिनत युग बीत गए, लेकिन केवल लगभग 80,000 साधकों को ही तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी और आज के युग में केवल 6 विश्व स्तरीय साधकों को ही मान्यता प्राप्त हुई थी। वे निस्संदेह 6 उच्च तलवार स्वामी थे। निंग भी हैरानी से देखता रह गया। हालांकि उसने पहले भी कई तलवार पगोडा देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने एक नया पगोडा उगते देखा था। दूर स्थित वह नवजात तलवार का शिवालय लगातार ऊपर की ओर उठता रहा और गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। तलवार के शिवालयों का पूरा जंगल कांप उठा। आखिरकार नया तलवार शिवालय बाकी तलवार शिवालयों के बराबर ऊंचाई पर पहुंचकर रुक गया। फुश! अचानक तलवारों के पगोडा वन में अनगिनत तलवारों की परछाइयां उड़ने लगीं। अरबों खरबों चीजें होंगी और वे सभी एक खास दिशा में झुकने लगीं। निंग काफी हैरान था। पूरे जंगल से अनगिनत तलवार छायाएं निंग की ओर झुक रही थीं।
इस सब ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे तलवार महल के कई डाउनलॉर्ड्स और विश्व स्तरीय साधकों का ध्यान आकर्षित हुआ और वे सभी उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। परिणामस्वरूप तलवार महल के कई साधक इस सब के प्रत्यक्षदर्शी बन पाए। यह वही है, क्या वह जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ नहीं है? उसका नाम डाकनॉर्थ है, ठीक है, वह नया आया है। वह 1000 साल से भी कम समय पहले हमारे साथ आया था। वह अभी भी विश्व स्तर पर ही है, लेकिन उसे पहले ही तलवार पैगोडा की मान्यता मिल चुकी है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां मौजूद कई साधक आपस में चुपचाप बातें करने लगे। एक डाउनलॉर्ड का तलवार पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त होना एक बात थी, लेकिन एक विश्व स्तरीय साधक के लिए यह अत्यंत दुर्लभ था। पूरे तलवार महल में केवल 6 तलवार सरदार थे। अब जी निंग 7वें बन गए थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, बधाई बधाई हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, बधाई। जूनियर प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ। कई साधक बधाई देने आए। तलवार महल में तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों और न प्राप्त लोगों के बीच एक बहुत बड़ी विभाजन रेखा थी। अगर आपको तलवार पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती तो आपको हमेशा थोड़ा कमतर समझा जाता, भले ही आप डाउनलॉर्ड ही क्यों न हों। और जिन्हें मान्यता प्राप्त थी उनका क्या, उन सभी का सम्मान किया जाता था। निंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अभी अभी उसकी तलवारबाजी को तलवारों के जंगल के पगोडा ने स्वीकार कर लिया था। डाकनॉर्थ, निंग के मन में एक गहरी आवाज गूंजी। वह नया तलवार शिवालय तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हें ही अपनी तलवारबाजी वहां छोड़ने की इजाजत है। तुम? निंग ने पूछा। मैं तलवार महल की आत्मा हूँ, गहरी आवाज ने कहा। निंग समझ गया, स्टारसीजिंग मैनर ने भी विशाल पीले भालू जैसी एक मैनर आत्मा को जन्म दिया था। ये समझ में आया कि स्वॉर्ड पैलेस ने भी एक संवेदनशील आत्मा को जन्म दिया था। ब्राइट शो किंगडम का शाही महल, 13 शाही सिंहासन, बर्फीले वस्त्र पहने हेगेमॉन के चेहरे पर अचानक एक भावुकता की झलक उभरी। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर पास खड़े लॉर्ड वुडफ्लावर की ओर देखा। वुडफ्लावर, आपके तलवार महल के लिए बधाई। आपको अभी अभी एक नया तलवार प्रभु मिला है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मैं उसके बारे में सही था। लॉर्ड वुडफ्लावर हंसते हुए बोला। यह क्या है, एक नया तलवार प्रभु? क्या तलवार प्रसाद के किसी अन्य विश्व स्तरीय साधक को पगोडा की मान्यता प्राप्त हुई है? वह कौन है? अन्य 11 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां काफी आश्चर्यचकित थीं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने बहुत ही आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, ये डाकनॉर्थ है। डाकनॉर्थ, वह बच्चा जिसने बर्टुलू के खिलाफ मुकाबला किया था। जब वह बर्टुलू के खिलाफ लड़ता था तो वह रक्षात्मक तकनीकों में माहिर था और उस लिहाज से काफी अच्छा था। हालांकि वह उस स्तर तक पहुंचने से काफी दूर था जिस पर उसे स्वॉर्ड पैगोडा की मान्यता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए था। सुधार की यह दर अद्भुत है। भले ही वह सामान्य से 1000 गुना तेजी से प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ा रहा हो, लेकिन ये 10 लाख साल से भी कम समय रहा है। कई बड़ी शक्तियों ने निंग और बर्टुलू के बीच की लड़ाई देखी थी, यहाँ तक कि हेगेमॉन भी देखने गया था। हालांकि वे सभी बर्टुलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन्होंने बर्टुलू की प्रतिद्वंद्वी जी निंग पर भी कुछ ध्यान दिया होगा। कोई जितना ज्यादा ताकतवर होगा, अपने लिए समय की गति को तेज करना उतना ही मुश्किल होगा। सामान्य समय की गति से 1000 गुना तेज गति तो पहले से ही बेहद तेज थी, लेकिन निंग ने तलवार महल में 1000 साल से भी कम समय पहले प्रवेश किया था। इसका मतलब था कि सामान्य समय की गति से 1000 गुना तेज गति से भी वह 10 लाख साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण ले पाया होगा। हकीकत में निंग ने समय की सामान्य दर से 100 गुना अधिक गति बनाए रखी थी। मैंने बहुत पहले कहा था कि मुझे उसके बारे में अच्छी भावनाएं हैं। वह सचमुच तलवारबाजी में बहुत प्रतिभाशाली है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने बड़े ही आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। मेरे तलवार महल को एक और तलवार प्रभु मिल गया है, जिसका मतलब है कि हमें वैकल्पिक ब्रह्मांड में जाने का एक और मौका मिल गया है। हाँ, एक और उम्मीदवार सामने आया है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने भी सिर हिलाया। प्राचीन पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति परीक्षण में भाग लेने के लिए योग्य था। देखते हैं उसने कौन सी तलवार कलाएं ईजाद की हैं जिन्हें उन प्राचीन शिवालयों ने मान्यता दी है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपनी उंगली हिलाई। हवा में 66 मूर्तियां थीं और अब एक 67वीं मूर्ति भी उनके साथ जुड़ गई। इस मूर्ति में एक सफेद वस्त्रधारी जी निंग का दृश्य था जो एक तलवार शिवालय के सामने खड़ी उसे उत्सुकता से देख रही थी। पीछे मुड़े सर्वशक्तिमान हेगेमॉन मुस्कुराया और उसने देखा, और बाकी 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियां भी ध्यान से देख रही थीं। वे सभी उत्सुक थे कि इस विश्व स्तरीय साधक ने तलवार पगोडा की मान्यता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की तलवार कला का उपयोग किया था। समय तीव्र गति से पीछे की ओर घूमने लगा, जब तक कि छवि उस समय पर वापस नहीं आ गई जब निंग ने अपनी तलवार मुद्रा का प्रदर्शन किया था। तस्वीर में निंग अपनी फूस की झोपड़ी में कमल मुद्रा में बैठा हुआ था। निंग ने अपनी एक उंगली धीरे से हिलाई। देखने में तो साधारण, लेकिन उसका वार अवर्णनीय रूप से गहरा था। धराशायी वार उसके ऊपर दूर आसमान में फैल गया। पुस्तक 27, अध्याय 14, हेगेमन्स के सबसे निकट शाश्वत सम्राट। हर्म, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन 13 सिंहासनों के बीच बैठा था और उसका चेहरा और उसके चारों ओर की 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने वास्तव में एक बार फिर समय के प्रवाह पर नियंत्रण कर लिया और पहले वाला दृश्य फिर से दोहराया। जी निंग ने एक बार फिर अपनी उंगली हिलाई। इसमें कोई शक नहीं, ये हाथ स्वॉर्ड तलवार कला है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने धीरे से सिर हिलाया। डाकनॉर्थ वास्तव में हाथ स्वॉर्ड में प्रशिक्षण लेता है। डॉलॉर्ड थाउजेंड वेव्स कुछ अवाक रह गया। प्रभावशाली। मुझे लगा कि उसने कोई नया तलवारबाजी का तरीका बनाया होगा जिसे पगोडाओं की मान्यता मिली होगी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह असल में उसके हाथ स्वॉर्ड चलाने की वजह से हुआ होगा। वहां मौजूद सुनहरे कवचधारी महाशक्तियां सभी आश्चर्यचकित थीं। ये समझना जरूरी है कि अपनी तलवारबाजी और किसी और की तलवारबाजी में फर्क होता है। अपनी बनाई तलवारबाजी आमतौर पर थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब जी निंग ने हाथ सील की पुनर्जन्म मुद्रा में महारत हासिल कर ली थी तो वह अपनी एक तलवार मुद्रा विकसित कर सकता था जिसे तलवार पैगोडा भी स्वीकार करते। हालांकि उसे ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने और भी कठिन और गहन नामहीन तलवार कला का ध्यान करने का फैसला किया। नामहीन तलवार कला की 7वीं मुद्रा में एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार आशय था और इसलिए जब निंग ने इसे किया तो उसकी तलवार आशय की तीव्रता को पैगोडा ने स्वीकार कर लिया। उसने तो बस किसी और की तलवारबाजी सीखी है। सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर वह अपनी शक्ति और कौशल से इस स्तर तक पहुंचता है तो ही उसे सचमुच एक तेजस्वी व्यक्ति माना जाएगा। मान गया। सही। स्वर्ण कवचधारी सभी शक्तियों ने सिर हिलाया। बहुत पहले एक व्यक्ति हृदय तलवार का उपयोग करके शक्ति के शिखर तक पहुंचकर शाश्वत सम्राट बन सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जीनिंग भी उसी रास्ते पर चल पाएगी। इसके अलावा जीनिंग ने इस तलवार कला की केवल प्रारंभिक समझ ही हासिल की थी। वुडफ्लावर सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने पास के लॉर्ड वुडफ्लावर की ओर देखा। हेगेमोन, लॉर्ड वुडफ्लावर ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जाओ और उस युवक को एक हल्की सी याद दिला दो, सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने निर्देश दिया। भविष्य में जब उसे अपना दाव और अपना मार्ग मिल जाए तो उसे अपनी हृदय शक्ति और अपनी तलवार कला को एक साथ मिलाकर अपने दाव में डाल देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव है। अपना मार्ग चुनना तो उसे ही होगा। समझ गया। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। हेगेमोन की आंखों में एक दूर की झलक दिखाई दी और वह धीरे से बुदबुदाया। जब सम्राट हाथस्वॉर्ड अचानक दुनिया पर उतरा तो उसने हम तीनों हेगेमोन को चुनौती दी, फिर अज्ञात स्थानों में भटक गया। 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियां ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। सम्राट हाथस्वॉर्ड वाकई एक महान व्यक्ति थे। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी शक्ति लगभग 3 शक्तिशाली हेगेमोन्स के बराबर थी। हालांकि उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि उनके गायब होने की तरह ही अचानक हुई। वेज लेवल डॉलॉर्ड बनने से पहले उनकी कोई खास प्रतिष्ठा नहीं थी। वे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और कहा जाता था कि वे एक दूर अराजक दुनिया में एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। हालांकि चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनने के बाद एक झगड़े में उसने लगातार 20 से ज्यादा डाउनलॉर्ड्स का वध कर दिया और एक बड़े दुश्मन संप्रदाय को पूरी तरह से कुचलकर मिटा भी दिया। इस कार्रवाई ने अनंत प्रदेशों को झकझोर कर रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि हुई। कुछ ही समय बाद वह अपने डाउमज में सफल हुआ और अनंत काल प्राप्त किया। अनंत काल प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत जाकर सभी शाश्वत सम्राटों को चुनौती दी। उसने हर युद्ध जीता, हालांकि उसने उनमें से एक को भी नहीं मारा। इसके बाद उन्होंने 3 प्राचीन हेगेमों को चुनौती दी। प्राचीन काल से ही 3 प्राचीन हेजेमोन अनंत प्रदेशों के शिखर पर विराजमान थे। कोई भी उनकी स्थिति को हिला नहीं पाया था। कोई नहीं जानता था कि उन द्वंद्वों का परिणाम क्या हुआ था। पूछे जाने पर सम्राट हाथस्वॉर्ड ने बस एक ही बात कही, मैं हार गया। हालांकि 3 प्राचीन हेगेमोन्स में से एक, जो प्राचीन साधकों से संबंधित था, ने कुछ और कहा था। उसकी शक्ति हमारी तुलना में है। इस वाक्यांश ने सम्राट हाथस्वॉर्ड को एक किंवदंती बनने की गारंटी दी। हालांकि अपनी त्वरित प्रसिद्धि और अपने द्वारा उत्पन्न अनेक लहरों के बावजूद वह उतनी ही जल्दी लुप्त हो गए। इसके बावजूद अधिकांश बाद के साधकों ने उन्हें शाश्वत सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो 3 हेगेमोन के स्तर के सबसे निकट थे, और उनकी हाथस्वॉर्ड शैली का कई लोगों ने सम्मान किया। दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी हाथस्वॉर्ड तलवार कला को कभी किसी शिष्य को हस्तांतरित नहीं किया। उन्होंने केवल इतना किया कि अपनी यात्रा पर लुप्त होने से पहले दाव गठबंधन के लिए हाथस्वॉर्ड तलवार कला की एक पूरी प्रति छोड़ गए। हाथस्वॉर्ड ग्रंथ दाव गठबंधन का एक अनमोल खजाना बन गया। बाहरी दुनिया में प्रसारित इस ग्रंथ की सभी प्रतियां खंडित थीं। केवल दाव गठबंधन के पास मौजूद ग्रंथ ही असली था। ब्राइट शो किंगडम जैसे अन्य संगठनों को कभी भी संपूर्ण हाथस्वॉर्ड पुस्तिका तक पहुंच नहीं दी जाएगी, चाहे वे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हों। उसकी तलवारबाजी, हालांकि वह तलवारबाजी में अत्यंत उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त कर चुका था, फिर भी कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली दावलॉर्ड जो शाश्वत सम्राटों का वध करने में सक्षम थे, इस मामले में उससे श्रेष्ठ थे। सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने आह भरी। उसकी शक्ति इस तथ्य में निहित थी कि वह वास्तव में एक हृदय बल साधक और एक फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में अपनी शक्ति को लगभग पूरी तरह से एक साथ मिलाने में सक्षम था। इसीलिए उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति थी। ठीक है, 12 स्वर्ण कवचधारी आकृतियों ने सिर हिलाया। तार्किक रूप से कहें तो हार्टफोर्स कल्टिवेशन, फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनिंग और की रिफाइनिंग 3 पूरी तरह से अलग रास्ते थे जो एक साथ विलय नहीं हो सकते थे। उदाहरण के लिए बर्टुलू को ही लीजिए। युद्ध में वह अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए कुछ प्रमो या अपने हृदय लोक का इस्तेमाल कर सकता था। संक्षेप में, वह नजदीकी युद्ध में सहायक कौशल के रूप में हृदय बल का इस्तेमाल करता था। तथापि सम्राट हाथस्वॉर्ड अलग थे। जब उन्होंने अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रयोग किया और अपनी तलवार से प्रहार किया तो वे अपार शक्ति का संचार कर पाए। जहां तक उनके हार्टफोर्स की बात है तो वे इसके भ्रमों का उपयोग करके वास्तविकता को प्रभावित कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे किसी तरह अपने हार्टफोर्स को अपनी तलवार के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ पाए। इससे वे हार्टफोर्स कल्टीवेटर और फेंट गॉड रिफाइनर के रूप में अपनी शक्ति का पूरी तरह से मिश्रण कर पाए, जिससे उनकी शक्ति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई।
यही कारण था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शाश्वत सम्राट के रूप में सराहा गया, जो शक्ति में तीनों हेगेमॉन्स के सबसे करीब थे। तलवार महल। बधाई हो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डाकनॉर्थ, अब जब आपको तलवार पैगोडा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो आप हमारे महल के 7वें तलवार सरदार हैं। निंग अपने साथी शिष्यों का मनोरंजन करते हुए बहुत ही खुश थे। अचानक उन्होंने तलवारों के जंगल के किनारे एक आकृति को प्रकट होते देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर। निंग ने तुरंत उसे पहचान लिया। मेरे पीछे आओ डाकनॉर्थ। लॉर्ड वुडफ्लावर ने उसे मानसिक संदेश भेजा। सब लोग, महल के स्वामी ने मुझे बुलाया है, मुझे माफ करना। निंग ने पास खड़े साधकों से विदाई के कुछ शब्द कहे। उन्होंने भी लॉर्ड वुडफ्लावर को आते देखा था। थोड़ी देर बाद निंग और लॉर्ड वुडफ्लावर एक पहाड़ी जंगल से होकर साथ साथ चल रहे थे। डाकनॉर्थ, तुम्हें स्वॉर्ड पैगोडा की स्वीकृति मिल गई है और तुम स्वॉर्ड लॉर्ड बन गए हो। हमारे नियमों के अनुसार तुम्हें आर्मामेंट्स गॉज जाकर एक ऐसा खजाना चुनने की अनुमति है जिसकी कीमत 10 लाख क्यूब कैओस नेक्टर से ज्यादा न हो, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। यह एक विशेष नियम है जो स्वॉर्ड पैलेस ने हमारे स्वॉर्ड लॉर्ड्स के लाभ के लिए बनाया है। ये लाभ केवल स्वॉर्ड लॉर्ड्स को ही दिया जाता है। निंग की आंखें चमक उठीं। 10 लाख से ज्यादा क्यूब्स नहीं, कितना बड़ा उदार प्रस्ताव है। ये बात तो सही थी। स्वॉर्ड लॉर्ड कभी भी डाउलॉर्ड बन सकते थे और एक बार सफलता मिल जाने पर वे असाधारण डाउलॉर्ड बन जाते। वे अपनी कीमत के लायक थे। ओह ठीक है, अब जब आप एक तलवार प्रभु बन गए हैं तो मुझे आपको कुछ बताना होगा। लॉर्ड वुडफ्लावर मुस्कुराए। 12 महलों में सभी विश्व स्तरीय साधक, जिन्हें उनके संबंधित पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक बहुत ही विशेष अवसर की तैयारी कर रहे हैं जो आपके सामने आया है। एक विशेष अवसर? निंग हैरान था। ठीक है, अंत में 12 महलों में केवल 4 विश्व स्तरीय साधकों को ही यह विशेष अवसर दिया जाएगा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। ये सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। 12 महलों में से किसी के पास भी इसकी पहुंच नहीं है। सभी अनंत प्रदेशों में संभवतः केवल सर्वोच्च हेगेमॉन ही तुम्हारे सामने यह अवसर लाने में सक्षम है। अगर हाल ही में उनके कुल में शामिल हुए एक नए व्यक्ति की वजह से ऐसा न होता तो सर्वशक्तिमान हेगेमॉन हमें यह अवसर कभी नहीं देते। लॉर्ड वुडफ्लावर यह अच्छी तरह जानते थे कि हेगेमॉन के दिल में सबसे ज्यादा मायने उसका शाही कबीला रखता था। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन केवल अपने ब्राइट शो साम्राज्यों की खातिर ही इस अवसर का लाभ उठाने को तैयार था। 12 महलों को 4 पदक देने का कारण आंशिक रूप से तो ये था कि वे अधीनस्थ थे, लेकिन साथ ही उस युवा साम्राज्य को 4 सहायक देने का भी था। हालांकि वैकल्पिक ब्रह्मांड के आखिस क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर एक अविश्वसनीय अवसर था, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी था। एक बड़ा अवसर हमेशा एक बड़े खतरे के साथ आता है। 12 महलों में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें उनके पगोडा ने मान्यता दी होगी। केवल 4 को ही मौका मिलेगा। निंग उलझन में था। सिर्फ 4? लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। मुझे चिंता है कि हमारे स्वॉर्ड पैलेस को एक भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें अभी हाल ही में मान्यता मिली है और तुमने हमारे तलवार महल में ज्यादा समय नहीं बिताया है, इसलिए अगर तुम असफल भी हो गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। हेगेमॉन के कहे अनुसार सबसे मजबूत 4 को ये शानदार अवसर दिया जाएगा, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। सच कहूं तो उन्हें निंग पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि निंग को तलवार पैगोडाओं ने मान्यता दे दी थी, बाकी 6 तलवार सरदारों ने भी। लगभग 1 शताब्दी में सर्वशक्तिमान हेगेमॉन 4 सबसे मजबूत उम्मीदवारों का चयन करेगा, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। 1 शतक? निंग ने चुपके से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके लिए कुछ तैयारी करने का समय आ गया है। ओह ठीक है, क्या तुम्हें उस तलवार कला का नाम पता है जिसका इस्तेमाल तुमने तलवार पैगोडा से मान्यता पाने के लिए किया था? लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। निंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे ये तलवार कला संयोग से मिली थी। चूंकि मुझे इसका असली नाम नहीं पता, इसलिए मैं इसे अब तक नामहीन तलवार कला कहता आ रहा हूँ। क्या आप इसका असली नाम जानते हैं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर? निंग की आंखें उत्सुकता से भर गईं। जब निंग ने 7वां आसन, कॉस्मिक हॉट आसन, किया तो उसने देखा कि हालांकि सम्राट मिरजनो के पुनर्जन्म आसन की तुलना में इसका उपयोग करना कठिन था, फिर भी तलवार के ताव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि की गहराई के मामले में दोनों वास्तव में एक ही स्तर पर थे। कॉस्मिक हॉट आसन का कठिन हिस्सा ये था कि यह कितना क्षणभंगुर और अप्रत्याशित था। व्यक्ति को अपने हृदय की सुननी होती थी। अपनी हृदय शक्ति को अपनी तलवार आसनों में पूरी तरह से विलीन होने देना होता था। निंग हार्टफोर्स में काफी प्रतिभाशाली था। हालांकि उसका हार्टफोर्स बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी वह स्टांस को अंजाम देने में सक्षम था। अगर वह हृदय बल में ज्यादा कुशल होता तो इस मुद्रा की शक्ति कहीं ज्यादा होती। ये बात और भी सच होती अगर वह हृदय बल के 6ठे चरण तक पहुंच जाता और अपना हृदय लोक स्थापित कर लेता। यह एक तलवार कला है जो हृदय बल साधना और तलवार के दाव का अद्भुत मेल है। इस मुद्रा को अपनाने के बाद निंग को तुरंत समझ आ गया कि इस तलवार कला को इतना मूल्यवान क्या बनाता है। वह तुरंत और जानने के लिए उत्सुक हो गया। मैं सचमुच इसका नाम जानता हूँ, लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। ये तलवारबाजी एक शक्तिशाली शाश्वत सम्राट द्वारा बनाई और आगे बढ़ाई गई थी, जो लगभग हेगेमॉन जितना ही शक्तिशाली था। पुस्तक 27, अध्याय 15, तैयारियां। जी निंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे नामहीन तलवारबाजी के इतिहास के बारे में जानने को मिला। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, ये शाश्वत सम्राट हाथस्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था। उसका सत्ता में उदय अचानक हुआ था और कुछ समय के लिए वह अनंत प्रदेशों का सबसे तेजस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था।
हालांकि अपनी प्रतिभा प्रकट करने के कुछ ही समय बाद उसने अज्ञात स्थानों की यात्रा करते हुए गायब होने का निर्णय लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि संभवतः वह शाश्वत सम्राट था जो सत्ता में तीनों हेगेमॉन्स के सबसे निकट था। निंग ने सिर हिलाया। नामहीन तलवार कला के 7वें रुख में महारत हासिल करने के बाद उसे एहसास हुआ कि हालांकि तलवार कला खुद सम्राट मिरजनो की तरह ही गहन थी, सम्राट हाथस्वॉर्ड की ताकत इस बात में निहित थी कि वह अपनी हृदय शक्ति को अपनी तलवार कला में पूरी तरह से मिला सकता था। इससे उसकी तलवार कला की शक्ति नाटकीय रूप से इतनी बढ़ गई कि वह निस्संदेह सम्राट मिरजनो से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसलिए उसे 3 सर्वशक्तिमान हेगेमॉन्स के बराबर समझना स्वाभाविक था। ऐसा नहीं था कि सम्राट मिरजनो कमजोर था। उसने विश्व स्तर पर पुनर्जन्म की मुद्रा विकसित की थी और उसका इस्तेमाल करके एक दावलॉर्ड बनने की राह पर आगे बढ़ा था। अगर वह तलवारों के पगोडा के जंगल में होता तो उसकी स्वनिर्मित पुनर्जन्म मुद्रा को तलवारों के पगोडा द्वारा मान्यता मिल जाती। जो कोई भी इस तलवार कला को डाउनलॉर्ड तक पहुंचने के आधार के रूप में अपनाता वह दूसरे चरण के साधारण डाउनलॉर्ड से तुरंत मुकाबला कर सकता था। लेकिन बेशक बर्टुलू और ईस्टगिल्ट और भी ज्यादा विलक्षण प्रतिभा वाले थे। एक बार वे आगे निकल गए तो वे तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स की बराबरी कर सकते थे। हालांकि किसी का रास्ता जितना कठिन होता उसके लिए शाश्वत सम्राट बनना उतना ही मुश्किल होता। आप जितने विलक्षण प्रतिभाशाली होते आपके लिए शाश्वत सम्राट बनना उतना ही मुश्किल होता। यही कारण था कि अनगिनत वर्षों के बाद भी केवल 3 ही हेगेमॉन बचे थे। उसकी तलवारबाजी कला का क्या नाम था? निंग ने पूछा। गायब होने से पहले वह दाव एलायंस के पास अपनी तलवारबाजी की एक पूरी प्रति छोड़ गया था। उसने इसका नाम हाथस्वॉर्ड रखा था। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, सिर्फ दाव एलायंस के पास ही इस तलवारबाजी की पूरी प्रति है, केवल दाव गठबंधन। निंग निराश था। हाँ, क्योंकि यह एकमात्र तलवार कला है जो हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स को अपनी शक्ति को फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर्स और की रिफाइनर्स के साथ पूरी तरह से विलय करने और फिर अनंत काल प्राप्त करने की अनुमति देती है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। फेंट गॉड रिफाइनर्स हृदय बल को अपनी तलवार कला में पूरी तरह से विलय करने में सक्षम होंगे और फिर निकट युद्ध में प्रवेश करेंगे कि रिफाइनर्स हृदय शक्ति को अपनी उल्टी तलवारों में भी पूरी तरह से विलय करने में सक्षम होंगे। एक तलवार कला जो हेगेमन्स को टक्कर दे सकती है, सिर्फ एक पूरी प्रति के साथ। ये स्वाभाविक है कि दाव गठबंधन इसे बाहरी लोगों तक कभी नहीं पहुंचाएगा, चाहे हमारे ब्राइट शो साम्राज्य ने कोई भी कीमत चुकाने की पेशकश की हो। उन्होंने हमें एक भी प्रति देने से इनकार कर दिया। इस तरह की तलवार कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका व्यापार सिर्फ खजानों से किया जा सके। ऐसी तलवार कला उन बुनियादी स्तंभों में से एक है जिन पर पूरे संगठन टिके होते हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आगे कहा, बाहरी दुनिया के पास केवल अधूरे खंडित अभिलेख हैं। आपके पास कितने स्टांस हैं? सिर्फ 7, निंग ने कहा। लॉर्ड वुडफ्लावर थोड़े निराश दिखे। पहले 7 आसन शाश्वत सम्राट हाथस्वॉर्ड ने डाउनलॉर्ड बनने से पहले बनाए थे और ये 7 सबसे ज्यादा जाने पहचाने आसन हैं। मुझे उम्मीद थी कि आपको कुछ खास मिला होगा। अच्छा, ठीक है। क्या आप प्राचीन पुस्तकालय गए हैं? पुस्तकालय में एक खंडित रिकॉर्ड है जिसमें हाथस्वॉर्ड मैनुअल के पहले 10 आसन शामिल हैं। प्राचीन पुस्तकालय में है? निंग तुरंत खुश हो गया। प्राचीन पुस्तकालय में तलवारबाजी की अनगिनत कृतियां थीं, जिनमें करोड़ों खंडित तलवारबाजी भी शामिल थीं। हर एक को केवल ईश्वर ज्ञान के प्रयोग से ही पढ़ा जा सकता था। अगर आप एक दिन में हजारों स्क्रॉल भी पूरी तरह से पढ़ सकें तो भी आपको सब कुछ पढ़ने में 100 साल से ज्यादा लगेंगे। हमारे ब्राइट शो साम्राज्य को इन 10 मुद्राओं को खरीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी और हमें इन्हें दूसरों को सिखाने की अनुमति है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। आखिरकार आप एक साधक हैं। मुझे यकीन है कि दाव गठबंधन से आपके कुछ संबंध होंगे और अंततः आप उसमें प्रवेश पा सकेंगे। उस समय यदि आप थोड़ा सा अराजकता अमृत खर्च करते हैं तो आप पूरा हाथस्वॉर्ड सूत्र खरीद पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। वह वास्तेवेन पैलेस का सदस्य था, जिसका मतलब था कि उसका दाव एलायंस से गहरा नाता था। अपनी तैयारी करो, तुम्हारे पास 100 साल हैं। तब 12 महल इस अवसर के लिए विश्व स्तर के 4 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का चयन करेंगे। लॉर्ड वुडफ्लावर ने ये संदेश देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लॉर्ड वुडफ्लावर से विदा लेने के बाद निंग तुरंत प्राचीन पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। प्राचीन पुस्तकालय करोड़ों तलवार कलाओं से भरा हुआ था। निंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस जगह का निरीक्षण किया और तुरंत एक जेड पर्ची ढूंढ निकाली जिस पर हाथस्वॉर्ड सूत्र लिखा था। पहले निंग को समझ नहीं आया था कि वह क्या है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इस हाथस्वॉर्ड पुस्तक में वह अनाम तलवार कला है जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था। ये सचमुच वैसा ही है। जैसे ही निंग ने जेड स्लिप उठाई और अपनी दिव्य बुद्धि उसमें डाली, उसकी स्मृतियों में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। इसमें वास्तव में पहले 10 आसनों के साथ साथ इस तलवार कला के बारे में कुछ व्याख्याएं भी शामिल थीं। इस तलवार कला के पूर्ण संस्करण में 15 मुद्राएं शामिल थीं। पहले 7 मुद्राएं सम्राट हाथस्वॉर्ड ने डाउनलॉर्ड बनने से पहले बनाई थीं और उन्होंने 7वें मुद्रा का उपयोग संसार डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंचने के लिए किया था। इसके बाद उन्होंने अपने 15वें मुद्रा का उपयोग शाश्वत सम्राट बनने के लिए किया। यह मेरे अनुमान से भी कहीं ज्यादा गहरा है। निंग ने आखिरी 3 मुद्राएं देखी तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। दरअसल कोई भी बता सकता था कि ये एक ही तकनीक थी। आखिरकार इस तलवारबाजी की पहली मुद्रा का नाम हाथस्वॉर्ड मुद्रा ही था। हाथस्वॉर्ड मुद्रा में व्यक्ति के मन और हृदय के संबंध में अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं थीं।
उपयोगकर्ता को अपने मन को तलवार और उसके आसपास की दुनिया दोनों के साथ एकाकार करना होता था, जिससे तलवार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता था। बाद के विभिन्न आसनों में भी तलवार और हृदय दोनों के संबंध में बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। छठा आसन, यूनिकॉर्न का हृदय। हृदय तलवार वाले आसन से भी ज्यादा गहरा और गूढ़ था। उस क्षणभंगुर अनुभूति को खोजना था जिसे समझना बहुत मुश्किल था। सातवां आसन और भी बेहतर था। कॉस्मिक हॉर्ट तलवारबाजी में अपनी हृदय शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय और प्रवाहित करने की अनुमति देता था। जब तलवार चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी प्रियजन के लिए आंसू बहाए गए हों। तलवार के ताऊ की सर्वोच्च शक्तियों की तुलना में उनकी तलवार कला वास्तव में उतनी गहन नहीं है। निंग ने तलवार के पगोडा के जंगल में बहुत कुछ देखा था और उसके क्षितिज का भी उसी अनुपात में विस्तार हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी हृदय शक्ति को अपनी तलवार कला के साथ कैसे एकीकृत किया, इसके रहस्य और अधिक अन्वेषण के योग्य हैं। 12 महल। आग का महल। क्या तुमने सुना? आज ही तलवार महल में जीनिंग नाम के एक विश्व देवता को पगोडा द्वारा स्वीकार किया गया। एक विश्व स्तरीय साधक को मान्यता दी गई। क्या अजीब बात है। वह तलवार महल का 7वां तलवार सरदार होगा, है ना? गश्त पर तैनात कुछ काले कवचधारी डाउलॉर्ड आपस में बातें कर रहे थे। ये खबर 12 महलों में तेजी से फैल गई। ये समझना जरूरी है कि प्राचीन पैगोडाओं ने केवल लगभग 60 विश्व स्तरीय साधकों को मान्यता दी थी। सामान्यतः हर खरब वर्ष में केवल एक ही ऐसा साधक प्रकट होता था। पैगोडाओं द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक साधक वास्तव में एक असाधारण डाउलॉर्ड बनने के लिए नियत था। क्या अजीब है। मैं तो अग्नि महल में भी नहीं जा सकता, लेकिन ये अजीब लोग प्राचीन पगोडा की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम हैं। अग्नि महल के सामने खड़े कुछ विश्व स्तरीय साधकों ने भी इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी और उनमें से कई निराशा और ईर्ष्या से आहें भरने लगे। साथ ही दाववादी पैगोडा की स्वीकृति से आपका क्या तात्पर्य है? एक लंबा दुबला पतला जेड बालों वाला युवक बोला। मुझे समझाएं। 12 महलों में शामिल होना उतना प्रभावशाली नहीं है क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो दावलॉर्ड भी नहीं बन पाते। भले ही दाव के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि इतनी गहन हो कि आप जब चाहें दावलॉर्ड बन सकें, फिर भी आप उतने प्रभावशाली नहीं हैं। केवल वे ही जो वास्तव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छूते हैं, उन्हें ही पैगोडा की प्रतिध्वनि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे विश्व स्तरीय साधक जिन्हें पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है, न केवल जब चाहें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक बार ऐसा करने के बाद वे तुरंत ही शक्ति में द्वितीय चरण के दावलॉर्ड के बराबर हो जाएंगे। क्या वे जब चाहें तब आगे बढ़ सकते हैं और तुरंत ही दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स के बराबर हो जाएंगे? कई विश्व स्तरीय साधक ये देखकर दंग रह गए और वे सब आपस में बातें करने लगे। डार्कनॉर्थ अग्नि महल के बाहर साधकों का एक बड़ा समूह था जो अग्नि महल में शामिल होने के लिए परीक्षाएं देना चाहता था, और उनमें से 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे निंग अच्छी तरह परिचित था। एक था सु यूजी द फ्लिमफेई और दूसरा था विश्वदेव पिलसेंट। उन्होंने हाल के वर्षों में कई बार कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अग्नि महल में प्रवेश नहीं कर पाए थे। प्राचीन शिवालयों ने गुरु को स्वीकार कर लिया। ये सुनकर सु यूजी तुरंत खुशी से फूली नहीं समाई। अविश्वसनीय, गुरु तो बस अद्भुत हैं। सु यूजी के मन से बाकी सारे विचार उड़ गए और वह तुरंत मुड़ी और अग्नि महल के स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे की ओर दौड़ पड़ी। वह तलवार महल वापस जाने वाली थी। उसके गुरु ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, वह उसकी अनुचर उसे बधाई देने के लिए वहां कैसे नहीं हो सकती थी? क्या वह भाई डार्कनॉर्थ है? गोलमटोल विश्व देवता पिलसेंट दंग रह गया। तलवार महल, यह वही डार्कनॉर्थ होगा जिसे मैं जानता हूँ। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह तलवार महल में शामिल होने वाला है। तलवार महल में इतने विश्व स्तरीय साधक नहीं हैं, कोई और उसके जैसा ताओवादी पदवी प्राप्त नहीं कर सकता। उफ, मैं वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा हूँ, फिर भी अग्नि महल में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं भाई डार्कनॉर्थ के साथ ही शामिल हो जाऊं। विश्वदेव पिलसेंट ने जल्दी से अपना मन बना लिया, फिर मुड़कर स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मान भी ले कि उन्हें जी निंग का अनुचर नहीं बनना था, तब भी वे निंग को उसकी सफलता पर बधाई देने जरूर जाते। आखिरकार निंग ने उन पर दया दिखाई थी। फुश। कुछ घंटों बाद सु यूजी और विश्वदेव पिलसेंट कुछ अन्य साधकों के साथ अग्नि महल से तलवार महल तक स्पेस टाइम ट्रांसफर सरनी पर सवार हुए। सु यूजी सीधे तलवार महल में घुस गई। जी निंग की अनुचर होने के नाते उसे सीधे तलवार महल में जाने की अनुमति थी। जहां तक विश्वदेव पिलसेंट का सवाल है, उसने काले कवचधारी डाउलॉर्ड को, जो उसका रास्ता रोकना चाहता था, बताया, वरिष्ठ, मैं तलवार के स्वामी डार्कनॉर्थ से मिलना चाहता हूँ। मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। वह स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ से मिलना चाहता है। सु यूजी, जो आगे बढ़ गया था, पीछे मुड़कर गोलमटोल विश्व देवता पिलसेंट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ी देर बाद एक पहाड़ की चोटी पर स्थित अमर संपदा में जी निंग, सु यूजी और पिलसेंट सभी एक दूसरे के सामने बैठे थे। यूजी, ये सज्जन विश्वदेव पिलसेंट हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया था। निंग हंसा। एस्ट्रल द्वीप समूह में ये मेरे सबसे पहले प्रतियोगी थे। विश्वदेव पिलसेंट कुछ शर्मिंदा से लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे सचमुच अपनी सीमाएं नहीं पता थीं। शुक्र है कि आपने मुझ पर दया दिखाई, ताओवादी भाई डार्कनॉर्थ, वरना मैं मर चुका होता। निंग हंसा। यह इस बात का संकेत था कि नियति हम दोनों को एक साथ बांध रही है। ठीक है, ठीक है, नियति से बंधा हुआ, विश्वदेव पिलसेंट ने निंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ताओवादी भाई डार्कनॉर्थ, ब्राइट शो साम्राज्य में मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अग्नि महल में प्रवेश करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा हूँ।
इसलिए मैं हार मानकर आपके साथ शामिल होने की सोच रहा हूँ। क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वीकार कर लिया जाए? मेरे पीछे आओ। निंग चौंका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ आने में कोई आपत्ति न हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूँ। ऐसे कुशल कीमियागर को अपना अनुचर बनाने के लिए तो दूसरे भीख मांगेंगे। तो फिर बात बन गई। विश्व देवता पिलसेंट ने तुरंत और सीधे तौर पर जीवन रक्त की शपथ ले ली। उनकी शपथ अनंत प्रदेशों में ली जाने वाली सामान्य अनुचर शपथों में से एक थी। सामान्यतः अनुचर शपथें काफी सरल होती थीं। निंग जब चाहे तब डाउनलॉर्ड बन सकता था और उस समय वह एक असाधारण डाउनलॉर्ड होता। उसके जैसा कोई व्यक्ति निश्चित रूप से विश्व देवता पिलसेंट का अनुचर के रूप में सामना करने के योग्य था। पिलसेंट आपको नमस्कार करता है गुरुदेव। विश्वदेव पिलसेंट ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। बस तुम दोनों को ये बेकार की शान शौकत करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग मुस्कुराया। पहली बार जब उसने विश्वदेव पिलसेंट को देखा तो उसे उसके बारे में अच्छी भावनाएं हुईं। अब गोल मटोल गालों वाला, गुलाबी चेहरे वाला वह युवक जो अपनी सारी भावनाएं खुलकर जाहिर करता था, उसका अनुचर बन गया था। सच कहूं तो इतने सच्चे और निष्कपट विश्वस्तरीय साधक बहुत कम होते थे। वाह, आखिरकार अब मुझे एक समर्थक मिल गया है। ब्राइट शो किंगडम की जिंदगी ने मुझे इन दिनों बहुत परेशान कर दिया है। विश्व देवता पिलसेंट ने आह भरी। फ्लेम फेई, जब हम पहली बार मिले थे तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम एक ही गुरु का अनुसरण और सेवा करते हैं। विश्वदेव पिलसेंट ने बोलते हुए पास में खड़े सुयूजी की ओर देखा। ओह, फ्लेम फेई ने सिर हिलाया। क्या तुम थोड़ा और बातूनी नहीं हो सकते? विश्वदेव पिलसेंट अवाक रह गए। फ्लेम फेई ने उनकी ओर देखा और हंसी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। निंग के बारे में उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम दोनों से कुछ काम करवाना है। कृपया हमें निर्देश दें गुरु। विश्वदेव पिलसेंट और सु यूजी दोनों एक साथ बोले। सु यूजी काफी उत्साहित थीं। निंग द्वारा उन्हें कोई कार्य सौंपना बहुत दुर्लभ था। एक शानदार मौका आ रहा है और मुझे इसे पाने की थोड़ी सी उम्मीद है। मुझे इसके लिए हर संभव तैयारी करनी होगी, निंग ने कहा। मैं ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट नामक एक खजाना बेचने की योजना बना रहा हूँ। इसे बेचने में मेरी मदद करना आप पर निर्भर करेगा। ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट उसके पास मौजूद सबसे मूल्यवान खजाना था। पुस्तक 27, अध्याय 16, खजाना बेचना। ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट। सु यूजी हैरान थी। ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट। विश्वदेव पिलसेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह सदमे में चिल्लाया, तुम्हें इसके बारे में पता है? सु यूजी ने विश्वदेव पिलसेंट की ओर देखा। विश्वदेव पिलसेंट ने जल्दी से सिर हिलाया, इतना उत्साहित कि आत्मसंतुष्ट होने का नाटक भी नहीं कर सके। ये तो कमाल का खजाना है। यह एक अनोखा फल है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही बन सकता है। इसके अद्भुत गुण हैं और अग्नि के दांव पर चलने वाले सभी साधक इसके जैसा कुछ पाने का सपना देखते हैं। लेकिन जाहिर है यह आपके लिए कारगर नहीं होगा। आपकी रिफाइनर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। आपका शरीर रक्त अग्नि मेघ फल में मौजूद अपार ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। केवल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर ही इसकी ऊर्जा को सहन कर सकते हैं, जिसका उपयोग वे अपने शरीर को बलपूर्वक अग्नि गुण वाले शरीर में बदलने के लिए कर सकते हैं। तब तक वे आसानी से कैओस अग्नि पर नियंत्रण कर सकेंगे और उस पर सवार होकर बच निकलेंगे। बहुत संभव है कि डाउलॉर्ड भी उनका सामना न कर पाएं। ये तो कमाल है। सु यूजी को थोड़ा झटका लगा। क्या डाउलॉर्ड्स भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे? अगर मैं इसे आर्मामेंट्स गॉज को बेच दूं तो मैं इसे 10 लाख क्यूब कैओस नेक्टर में बेच पाऊंगा, निंग ने कहा। हालांकि मुझे ज्यादा कीमत की उम्मीद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस खजाने की खबर काले कवचधारी डाउलॉर्ड्स तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। वे आपस में और कई अन्य लोगों के साथ इस पर जरूर चर्चा करेंगे। जल्द ही 12 महलों में सभी को पता चल जाएगा और मुझे यकीन है कि कुछ लोग ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार होंगे। ऊंचे दाम पर बेच रहे हो? आसान, मुझ पर छोड़ दो। पिलसेंट पूरी तरह आश्वस्त था। बस इस खबर को जितना हो सके फैला दो। अगर कोई डाउलॉर्ड मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहे तो बस उसे बोली लगाने दो, निंग ने कहा। आज से 100 साल बाद मैं तलवारों के पगोडा के जंगल से निकल जाऊंगा और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को चुनूंगा और उसे रक्ताग्नि मेघफल दूंगा। ठीक है, समझा। पिलसेंट और सु यूजी दोनों थोड़े उत्साहित थे। हालांकि यह एक आसान काम था, फिर भी इसमें अराजकता अमृत के लाखों घनों का इस्तेमाल शामिल था। वे उत्साह से भर गए। ठीक है, मैं तलवारों के पगोडा के जंगल की ओर जा रहा हूँ। निंग खड़ा हो गया। क्या अब मुझे तलवार महल में आजादी से आने जाने की इजाजत है? पिलसेंट इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था। अभी अभी निंग ने उसे महल में खुद ही रास्ता दिखाया था, इसीलिए तलवार महल की सुरक्षा व्यवस्था ने उस पर अचानक हमला नहीं किया था। चिंता मत करो, तलवार महल की आत्मा तुम्हें मेरा अनुचर बनते हुए देख सकती थी, निंग ने कहा। तलवार महल के नियम थे कि प्रत्येक औपचारिक शिष्य को 2 अनुचरों को तलवार महल में आने जाने की अनुमति थी। सु यूजी और पिलसेंट दोनों अब बेरोक-टोक आ जा सकते थे, लेकिन निंग किसी तीसरे अनुचर को यह अनुमति नहीं दे सकता था। स्विश, निंग एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और अमर संपदा के द्वार से बाहर निकलकर तलवार पैगोडा के जंगल की ओर उड़ गया। पिलसेंट और सु यूजी निंग को जाते हुए देख रहे थे। दोनों को दबाव का एहसास हो रहा था। हालांकि यह एक आसान काम था, फिर भी इसमें बहुत सारा पैसा लगा था। उनके नए अनुचर के रूप में मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं इसे अच्छी तरह से संभालूं। पिलसेंट ने चुपचाप सोचा, मैं कभी भी मास्टर की ज्यादा मदद नहीं कर पाया, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। सु यूजी को भी ऐसा ही दबाव महसूस हुआ। तलवार पैगोडा का जंगल। निंग ने अपना अस्थायी त्वरण कुटीर स्थापित किया
फिर कमल की स्थिति में बैठ गए और साधना शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके लिए अच्छी कीमत वसूल कर पाऊंगा। मेरे पास अभी ज्यादा कीमती खजाने नहीं हैं, निंग ने सोचा। हालांकि उसके पास कुछ शाश्वत हथियार थे, लेकिन उनमें कोई खास बात नहीं थी। उसके पास एक और चीज थी जिसकी कीमत 1,00,000 घनों से भी ज्यादा थी। वो थी एक अतिरिक्त मिरजनो पेंटिंग। जब निंग एस्ट्रल द्वीप छोड़कर स्वॉर्ड पैलेस की ओर बढ़ा तो उसने पानी के नीचे के जीवों से एक अतिरिक्त पेंटिंग हासिल कर ली थी। हालांकि निंग उसे बेचने की जल्दी में नहीं था। अगर उसे सचमुच पैसों की जरूरत होती तो वह उसे तब बेच सकता था। अगर वह किसी अच्छे मौके का इंतजार करता तो शायद उसे बेहतर दाम पर बेच पाता। फिर भी सच्चाई ये थी कि निंग के पास वास्तव में ऐसी बहुत सी वस्तुएं नहीं थीं जिन्हें वह ऊंची कीमत पर बेच सके। जहां तक ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट का सवाल है, 12 महल वास्तव में इसे बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थे, क्योंकि इसकी लगभग सभी प्रमुख शक्तियां बाहरी दुनिया में विचरण कर रही थीं। सैद्धांतिक रूप से तलवार महल में 100 से ज्यादा डाउलॉर्ड थे, जिनमें काले कवच वाले शामिल नहीं थे, लेकिन लगभग सभी साहसिक कार्यों में लगे हुए थे। तलवार महल में केवल 10 या इतने ही थे। 12 महलों का काम बस इसी तरह होता था। नतीजतन प्रतिस्पर्धा कम होती और निंग की कीमतें कम होती। यदि यह उन स्थानों में से एक होता जहां दाव गठबंधन की कई प्रमुख शक्तियां एकत्रित होती तो कीमत शायद बहुत बेहतर होती। अफसोस, जब तक निंग ऐसी स्थिति में पहुंचता तब तक वह शायद डाउ लॉर्ड बन चुका होता। तब तक अगर वह ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट को ऊंची कीमत पर भी बेचता तो भी उसके लिए कोई खास फायदा नहीं होता। समय बीतता गया। पिलसेंट और सू यूजी ने यह बात फैला दी, जिससे ये खबर पूरे 12 महलों में फैल गई कि तलवार महल के तलवार सरदार डाकनॉर्थ एक रक्त अग्नि क्लाउड फ्रूट बेचना चाहते हैं। ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट। ये सुनकर सबसे ज्यादा उत्साहित लोग स्वाभाविक रूप से विश्व स्तरीय साधक और अग्नि महल के दावलॉर्ड थे। हालांकि लगभग सभी विश्व स्तरीय साधक इसके बारे में और कुछ नहीं सोच सकते थे। ये सभी व्यक्ति अग्नि के दाव पर चलते थे। अगर उनके पास अग्नि गुण वाले शरीर होते तो वे और भी तेजी से साधना कर पाते, इसलिए वे इस वस्तु को खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट। सेबर पैलेस, हार्टफोर्स पैलेस, स्वॉर्ड पैलेस, स्पेस टाइम पैलेस और अन्य महलों में भी दावलॉर्ड्स और विश्व स्तरीय साधक मौजूद थे जो इसमें रुचि रखते थे। उदाहरण के लिए निंग तलवार महल का एक सदस्य था जिसका शरीर बिजली के गुणों वाला था, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग जल के दाव या धातु के दाव पर चलते हैं उन्हें अग्निगुण शरीर कभी प्राप्त नहीं होंगे। इससे साधना दुगुनी कठिन हो जाएगी और प्रभाव भी आधा हो जाएगा। अग्निगुण शरीर उन दाव के प्रति उनकी आत्मीयता को भंग कर देगा। वह बच्चा तलवारों का सरदार डाकनॉर्थ इसे 100 साल के अंदर बेचने की योजना बना रहा है। शायद वह आने वाले मौके की तैयारी के लिए ऐसा कर रहा है। हे साथी दाववादियों, हमें कीमत ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वह इसे हर हाल में बेचेगा। चलो कीमत कम ही रखें। तुरंत कुछ दावलॉर्ड्स को यह विचार सूझा। 12 महलों में कुछ दावलॉर्ड्स ऐसे थे जो बुराई के रास्ते पर चल रहे थे। दरअसल कुछ ने घोर पाप और अत्याचार किए थे। हालांकि जीवन रक्त की शपथ ने उन्हें निंग के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था, फिर भी वे उसके खजाने के बदले उसे कम कीमत देने जैसा कुछ कर पाए। सबसे ऊंची बोली 1.3 मिलियन क्यूब्स की है। पिलसेंट ने यह दावा स्वॉर्ड पैलेस के भीतर एक अमर संपत्ति के भीतर किया। क्या? बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं। उसके पूरे शरीर से विस्फोटक विनाशकारी ऊर्जा का आभास निकल रहा था। इतनी ऊंची बोली किसने लगाई? मैं यह नहीं बता सकता, पिलसेंट ने शांति से कहा। अगर आपकी बोली इससे ज्यादा नहीं है तो बोली लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तुम बदमाश हो। बूढ़ा आदमी चिढ़ गया। वह मुंह मोड़कर चला गया। पिलसेंट। सू यूजी ने बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा, फिर पिलसेंट को मन ही मन एक संदेश भेजा। तुमने उससे झूठ बोला। अगर कोई ज्यादा बोली नहीं लगाता तो क्या होगा? हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो। पिलसेंट पूरी तरह आश्वस्त था। पिलसेंट और सू यूजी दोनों ने देखा था कि दावलॉर्ड्स बोली लगाने की कोई जल्दी में नहीं थे। निंग ने तो 100 साल की सीमा तय कर दी थी। वे कीमत बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते थे। दरअसल कुछ दावलॉर्ड्स कीमत कम रखने के लिए गुप्त रूप से सांठगांठ कर रहे थे। आधे साल बाद बूढ़ा आदमी वापस लौट आया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं 1.31 मिलियन क्यूब्स की बोली लगाने को तैयार हूँ। अब उच्चतम मूल्य 1.33 मिलियन क्यूब है। पिलसेंट ने अपनी आंखें बड़ी और मासूम करते हुए कहा। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। पिलसेंट ने कीमत बढ़ाना जारी रखा। 1.33 मिलियन क्यूब, 1.35 मिलियन क्यूब, 1.36 मिलियन क्यूब, 1.37 मिलियन क्यूब। हर आधे साल या साल में कीमत थोड़ी बढ़ जाती। लगातार बढ़ती कीमत को देखते हुए कुछ दावलॉर्ड्स जो सांठगांठ कर रहे थे थोड़े अधीर होने लगे। आखिर कौन अपनी बोलियां बढ़ाता रहता है? बोली लगातार क्यों बढ़ रही है? जब कीमत स्थिर थी तो वे शांत रह पाए, लेकिन इस निरंतर वृद्धि ने उनमें से कुछ को थोड़ा अधीर बना दिया। पिलसेंट मन ही मन इस बात से बहुत खुश हुआ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। मैं एक महारथी कीमियागर हूँ। मैं सिर्फ गोलियां बनाने में ही माहिर नहीं हूँ, बल्कि उन्हें बेचने में भी माहिर हूँ। गोलियां और खजाने बेचने में भी एक खास कला होती है और कीमतों में हमेशा थोड़ी बहुत चालाकी छिपी होती है। फल के लिए कई बोली झूठी थी, लेकिन पिलसेंट कुछ असली बोलियां भी लगवाने में कामयाब रहा। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। अब सबसे ज्यादा कीमत 14.6 लाख क्यूब है। यह आखिरी साल है, पिलसेंट ने घोषणा की। मेरे स्वामी अब कभी भी तलवारों के पगोडा के जंगल से लौटेंगे।
जब वे लौटेंगे तो नीलामी समाप्त हो जाएगी। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ब्लडफायर क्लाउड फ्रूट जीतेगा। क्या? जैसे ही उसका मालिक जंगल से चला जाएगा नीलामी खत्म हो जाएगी। यह आखिरी साल है। तलवारबाज डार्कनॉर्थ किसी भी पल वापस आ सकता है। सबसे धैर्यवान दाउलॉर्ड भी अब टिक नहीं पा रहे थे। जी नेम के लौटते ही वे यह मौका हमेशा के लिए गंवा देते। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पिल्सेंट झूठ बोल रहा है, क्योंकि नीलामी के आखिरी समय में इतने सारे दाउलॉर्ड्स से झूठ बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैं 1.47 मिलियन क्यूब देने को तैयार हूँ। मैं 1.48 मिलियन की पेशकश करूंगा। 1.5 मिलियन। आखिरी साल में बोलियां बहुत तेजी से बढ़ीं। कुछ डाउनलॉड्स वाकई अधीर हो गए थे। एक बार यह खजाना मिल जाने के बाद 99% से ज्यादा दूसरे डाउनलॉड्स उनकी गति को पकड़ नहीं पाएंगे। आमतौर पर वर्च स्तर के डाउनलॉड्स भी कैओस फायर या कैओस लाइटनिंग जितनी तेजी से नहीं उड़ पाएंगे। सिर्फ वे ही अपवाद होंगे जिनके पास कैओस फायर या कैओस लाइटनिंग को नियंत्रित करने की तकनीकें होंगी। एक बार यह अवसर निकल जाने के बाद कौन जाने अगला अवसर कब तक आएगा। अगर कोई और अवसर आया भी तो ये पूरी तरह संभव था कि उन्हें उस पर बोली लगाने का मौका ही न मिले। अंतहीन क्षेत्र बहुत विशाल थे। जब तक उन्हें खबर मिली तब तक शायद वह चीज बिक चुकी होगी। पिल्सेंट तो निंग को एक गुप्त संदेश भेजने के लिए तलवारों के पगोडा के जंगल तक दौड़ा चला गया। गुरु, लौटने की जल्दी मत करो। मुझे आधा साल और दो, फिर आना। ठीक है। निंग ने उन पर भरोसा किया। कुछ डाउनलॉड्स को सचमुच इस खजाने की जरूरत थी और समय तेजी से निकल रहा था। एक बार इस तरह का प्राकृतिक खजाना खत्म हो गया तो दूसरा खजाना मिलने में युगों लग जाएंगे। बोली लगाने की प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो गई। निंग अंततः तलवार पैगोडा के जंगल से बाहर आ गया। कैसा रहा? निंग आसमान से उतरकर अमर एस्टेट में आया जहां सू यूजी और पिल्सेंट थे। 1.8 मिलियन क्यूब, पिल्सेंट ने गर्व से कहा। क्या? निंग को बहुत आश्चर्य हुआ। अगर उसने इसे किसी बड़े संगठन को बेचा होता तो इसकी कीमत लगभग 10 लाख क्यूब होती। अगर वह भाग्यशाली होता और कई डाउनलॉड्स एक दूसरे के खिलाफ बेतहाशा बोली लगाते तो कीमत कई गुना ज्यादा हो सकती थी। हालांकि 12 महलों में अभी ज्यादा डाउनलॉड्स नहीं थे। इसे 18 लाख क्यूब्स में बेचना निंग की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसने सोचा था कि 15 लाख क्यूब्स की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा होगी। पुस्तक 27, अध्याय 17, 1000 साल। ब्राइट शो साम्राज्य का शाही महल। सर्वशक्तिमान हेगमोन ने 13 सिंहासनों के पास हवा में मडराती 67 मूर्तियों को घूरा। उसने धीरे से कहा, 1000 साल पूरे हो गए। वे 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां जो निष्क्रियता से बातें कर रही थीं, आंखें बंद करके ध्यान कर रही थीं या चुपचाप मदिरा पी रही थीं, सभी सचेत हो गईं। हेगेमॉन, आप सबसे शक्तिशाली लोगों को कैसे चुनेंगे? 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियों ने सर्वशक्तिमान हेगेमॉन की ओर देखा। प्राचीन पगोडाओं द्वारा मान्यता प्राप्त ये विश्व स्तरीय साधक सभी अद्भुत व्यक्तित्व वाले थे और विविध कौशलों से संपन्न थे। इनमें से सर्वश्रेष्ठ 4 को चुनने का सबसे उचित तरीका क्या था? सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपनी बर्फ सी सफेद दाढ़ी पर हल्के से हाथ फेरा, फिर मुस्कुराया। उन्हें डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट को चुनौती देने दो। उनके पास 3 दिन होंगे। जो 4 डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट में सबसे दूर पहुंचेंगे उन्हें यह मौका मिलेगा। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट को चुनौती दें। 12 को तुरंत समझ आ गया। जी निंग अपने स्पेस टाइम त्वरण कॉटेज में कमल की मुद्रा में बैठे थे, जो अभी भी तलवार महल के भीतर तलवार पैगोडा के प्राचीन वन में स्थित है। डार्कनॉर्थ, तुरंत मेरे पास आओ। निंग के दिमाग में एक आवाज गूंजी। अरे! निंग ने आंखें खोलीं। उनमें तेज रोशनी की धुंधली झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। 1000 साल पूरे हो गए हैं। लगता है अब असली चुनौती का समय आ गया है। निंग की तलवारबाजी अब उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा जबरदस्त थी जब उसने पुनर्जन्म मुद्रा या कॉस्मिक हॉट मुद्रा विकसित की थी। उसकी तलवारबाजी में अभी भी लगातार सुधार हो रहा था और उसे अभी तक किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। अफसोस, उसके पास पर्याप्त समय ही नहीं था। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने उसे केवल 1000 साल दिए थे। फुफकार। निंग ने अपना स्पेस टाइम त्वरण खजाना एक तरफ रख दिया, फिर तलवार पैगोडा के जंगल से बाहर निकलकर लॉर्ड वुडफ्लावर के महल की ओर उड़ चला। भगवान वुडफ्लावर एक सुनहरे लाल प्रार्थना आसन पर कमल मुद्रा में विराजमान थे। उनके सामने 7 साधक एक जैसे बैठे थे। एक बालक जैसा दिख रहा था, एक नवयुवक जैसा, एक युवा जैसा और एक वृद्ध भी। उन सभी की तलवार दाव की आभा बिल्कुल अलग थी। किसी साधक की आयु या मानसिकता का अंदाजा उसके रूप रंग से नहीं लगाया जा सकता था। इस स्तर पर कुछ साधक ऐसे भी थे जो वृद्धावस्था में पहुंचकर अचानक तेज से चमक उठे और साधना पथ पर चल पड़े। 1000 साल पूरे हो गए। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग और बाकियों को अपनी नजरों से देखा। हमारे तलवार महल में सिर्फ तुम 7 को ही हमारे प्राचीन शिवालयों ने मान्यता दी है। अभी 12 महलों में तुम्हारे स्तर के कुल 67 लोग हैं, जिनमें तुम भी शामिल हो। तुम सब इस अवसर के लिए लड़ोगे। 67 चुनौती देने वाले, केवल 4 स्थान। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने तुम्हें पहले ही संदेश भेज दिया है कि तुम जाकर डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट को चुनौती दो। तुम्हें 3 दिनों के भीतर अपना प्रयास पूरा करना होगा और जो अंतिम 4 लोग क्लाउडविल्ट में सबसे आगे पहुंचेंगे वे ही इस अवसर के विजेता होंगे। लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। जी निंग, स्वॉर्डलॉर्ड वाइल्डफायर, स्वॉर्डलॉर्ड ग्रेसलेस और बाकी सभी ज्यादा सतर्क हो गए। वे सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे और वास्तव में तलवार के दाव का प्रशिक्षण अपने आप में एक ऐसे रास्ते का प्रशिक्षण था जहां से वापसी संभव नहीं थी। 12 महलों में कृपाण महल के विश्व स्तरीय साधक सबसे शक्तिशाली हैं, जबकि हृदय बल महल और अंतरिक्ष समय महल की जड़ें भी अपार गहरी हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर की नजर एक बार फिर 7 तलवार लॉर्ड्स पर पड़ी।
मुझे उम्मीद है कि हमारा तलवार महल कम से कम एक स्थान हासिल कर लेगा। अगर हमें इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो ये बहुत शर्म की बात होगी। समझ गया। निंग और बाकी सभी बहुत गंभीर थे। लॉर्ड वुडफ्लावर की बातों से उन्हें कोई नाराजगी या ठेस नहीं पहुंची। अपनी उपलब्धियों को देखते हुए वे सभी असाधारण व्यक्ति थे जो अपने विरोधियों का सम्मान करना जानते थे। बाकी सभी प्रतियोगियों को प्राचीन पगोडाओं ने भी मान्यता दी थी। कुछ तो पथभ्रष्ट थे और कुछ ने कर्म के अद्भुत भाग्य का अनुभव किया था। किसी को भी छोटा या कम करके नहीं आंका जा सकता था। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। निंग का मन इन दूसरे विश्व स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने और खुद को परखने के दृढ़ संकल्प से दृढ़ था। हालांकि लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। निंग की रगों में उत्साह और ऊर्जा का संचार होने लगा था। महल के स्वामी डॉनस्टार 12 महलों में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड हैं। अगर हम अनंत प्रदेशों के अन्य सभी संगठनों को भी शामिल कर लें तो भी उन्हें दूसरा सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड माना जाएगा। उन्होंने आप सभी को कई वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है। अगर आप में से केवल एक भी स्थान प्राप्त कर लेता है तो मुझे भी आपके लिए शर्म आएगी। डाउलॉर्ड इनविंड की आवाज बर्फीले अहंकार से भरी थी। यह उनका स्वाभाविक जन्मजात स्वभाव था। जब वह एक युवा नश्वर था तो उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन दुष्ट संप्रदाय में घसीटा गया था जो हर तरह के दुष्टों और दुष्ट लोगों से भरा हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत पहले की बात थी और अब तक उसकी एक छोटी सी सांस ही उस दुष्ट संप्रदाय का सफाया करने के लिए पर्याप्त थी। अब वह कृपाण महल का एक उपराजा था और उसके नाम और प्रतिष्ठा का अनंत प्रदेशों में जबरदस्त प्रभाव था। चिंता मत करो भगवान इनविंड, दो को भूल जाओ। चलो चारों के लिए प्रयास करते हैं। सेबर पैलेस के सेबरलॉर्ड्स आत्मविश्वास से भरे हुए थे। विश्व स्तर पर प्रतीक्षारत 60 चुनौती देने वालों को अपने अपने बड़ों से सूचना मिली। कुछ लोग तुरंत डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट की ओर चल पड़े जबकि कुछ ने खुद को शांत किया और अंतिम दिन चुनौती देने की योजना बनाए। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट के परीक्षण वास्तव में बहुत जल्दी पूरे हो सकते थे। सामान्यतः आधा दिन ही काफी होता था। हार्टफोर्स पैलेस, हृदय का महल, बेहद शांत था। विश्व स्तर या डाउलॉर्ड स्तर पर बहुत कम साधक थे और उनमें से केवल एक को ही हृदय पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त थी। हृदय स्वामी सोलविंड, मैं अकेला हूँ जो हॉट पैलेस में हिस्सा ले रहा हूँ। कितना अकेला हूँ। एक गंजा लाल बनियान पहने युवक जिसका चेहरा अजीब लाल लाल दिव्य टैटू से ढका हुआ था मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, छोटी बहन, बस देखो और देखो कि तुम्हारा बड़ा भाई डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट का सामना कैसे करता है। वह आराम से आगे बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे एक अग्निमय दिव्य कौवा प्रकट होता। उसके चारों ओर वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली थी। स्पष्ट रूप से वह चलते हुए भी प्रशिक्षण ले रहा था। वह 12 महलों में एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति था। इसलिए नहीं कि उसने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की थी बल्कि इसलिए कि वह हृदय महल का सदस्य था। हालांकि हृदय महल के सदस्य बहुत कम थे, फिर भी हर एक सदस्य भयानक रूप से शक्तिशाली था। बर्टुलू ने प्रकाश के दाव पर ध्यान केंद्रित किया और हृदय बल को एक सहायक कौशल के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि हृदय स्वामी सोलविंड ने वास्तव में अपना सारा ध्यान एक हृदय बल साधक के रूप में अपने कौशल पर केंद्रित किया था। इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां बर्टुलू से कहीं आगे निकल गईं, जो प्रकाश के दाव में विश्व स्तर पर शक्ति के चरम शिखर तक पहुंच ही पाए थे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने मुझे पहले भी व्यक्तिगत रूप से संकेत दिए थे। जहां तक इस अवसर की बात है जो वह मुझे दे रहे हैं, मैं ग्रेट जॉय इसे अवश्य लूंगा। यह एक युवक था जिसने अजीबोगरीब काले शाही वस्त्र पहने हुए थे और सिर पर मुकुट पहने हुए था। वह स्पेसटाइम के महल का सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय विशेषज्ञ था और खुद को राजकुमार ग्रेट जॉय कहता था। हालांकि दूसरों के साथ बातचीत करते समय वह ऊपर से शांत और शालीन दिखता था, लेकिन वास्तव में वह एक बेहद जंगली उन्मत्त व्यक्ति था। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट, है ना? हम प्रिंस ग्रेट जॉय स्पेसटाइम पैलेस से बाहर उड़े और सीधे डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट की ओर चल पड़े। आधे से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ खबर मिलते ही तुरंत अपने डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट की ओर उड़ चले। 12 महलों में से हर एक का अपना डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट था और हर एक का कठिनाई स्तर एक जैसा था। स्वूश, निंग तलवार महल के आयुध घाटी में उतरा। डार्कनॉर्थ घाटी के 2 रक्षक स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 दोनों ने निंग की ओर देखा। तलवार 5, तलवार 6, निंग ने विनम्रता से कहा। तलवार पैगोडा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास आर्मामेंट्स गॉज से एक खजाना चुनने का मौका है, बशर्ते उसकी कीमत 10 लाख क्यूब कैओस नेक्टर से ज्यादा न हो। है ना? ठीक है। स्वॉर्ड 5 ने सिर हिलाया। तलवार महल हमेशा से विश्व स्तरीय साधकों के प्रति बहुत उदार रहा है जिन्हें तलवार पैगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त है। स्वॉर्ड 5, क्या तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो? निंग ने पूछा। मैं कर सकता हूँ। स्वॉर्ड 5 ने सिर हिलाया। उसने अनुमान लगाया कि निंग शायद कोई बड़ा व्यापारिक लेन देन करना चाहता था। निंग के पास उसे अंदर आने के लिए कहने का और कोई कारण नहीं था। आर्मामेंट्स गॉज अनगिनत खजानों से भरा हुआ था, लेकिन निंग सीधे पीछे के एक कोने की ओर चला गया। पीछे एक मेज पर एक साधारण सी दिखने वाली काली बोतल रखी थी। हालांकि इस काली बोतल की कीमत 15 लाख क्यूब कैओस नेक्टर के बराबर थी। ये बोतल एक जादुई खजाना थी जिसे 7 झंडों का गॉडवाटर फ्लैगन कहा जाता था और इसमें 7 अलग अलग प्रकार के दाव जल थे। इन 7 प्रकार के दाव जल से एक विशाल संरचना बनाई जा सकती थी जिसे 7 झंडों की संरचना कहा जाता था और जो लगभग किसी भी प्रतिद्वंद्वी को आसानी से खत्म कर सकती थी। क्या मैं ये फ्लैगन ले सकता हूँ? निंग ने पूछा। स्वॉर्ड 5 ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आपको 10 लाख क्यूब्स से ज्यादा कीमत की कोई भी चीज चुनने की इजाजत नहीं है।
अगर आप इस चीज को चुनने पर अड़े रहे तो आपको 5 लाख क्यूब्स और देने होंगे। हो गया। निंग ने सिर हिलाया। आर्मामेंट्स गॉज में दाव जल से बने कई खजाने थे और उनमें से ज्यादातर दाव जल से गढ़े गए थे। 7 झंडों में से गॉडवाटर फ्लैगन निंग के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। कुछ और चाहिए? स्वॉर्ड 5 ने सुना था कि निंग ने एक ब्लड फायर क्लाउड फ्रूट 1.8 मिलियन क्यूब्स में बेच दिया था। मुझे भी कुछ दाव बिजली चाहिए। निंग मुस्कुराया। निंग आर्मामेंट्स गॉज से चला गया, फिर एक प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गया जो उसकी अपनी अमर संपत्ति की ओर वापस उड़ गया। मास्टर सु यूजी और विश्वदेव पिलसेंट दोनों उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। किसी को भी मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं है। चाहे कोई भी आए, उसे मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। निंग ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और फिर अपने निजी कमरे में चला गया। निंग इस निजी कमरे में कमल की मुद्रा में बैठ गया। फिर उसने अपने बगल में एक काली बोतल, एक नीला कड़ाही और एक ग्रे लौकी रख दी। इस बार उसने 7 प्रकार के दाव जल और 5 प्रकार की दाव बिजली खरीदी थी। उसने इनके लिए 21 लाख क्यूब कैओस अमृत का भुगतान किया था। तलवार महल द्वारा उसे दिए गए 10 लाख क्यूब क्रेडिट को मिलाकर उसने वास्तव में 3 लाख से ज्यादा क्यूब इस्तेमाल कर लिए थे। इन वस्तुओं के साथ अब मैं खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। निंग काफी शांत था क्योंकि उसने अपने मन में नोविसिस थंडर और नोविसिस वाटर बनाने की तकनीक को बुलाया था। पुस्तक 27 अध्याय 18 प्रशिक्षण। जी निंग ने इच्छा से उस अलौकिक बिजली को भूरे लौकी से बाहर निकलने के लिए कहा। ये देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये भयानक रूप से शक्तिशाली थी। निंग के नियंत्रण में यह निंग के शरीर के चारों ओर घूमती रही और फिर उसमें समा गई। किसी कमजोर दिव्य शरीर वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कृत्य आत्महत्या के समान था। ये समझना चाहिए कि ये दाव बिजली थी। कमजोर शरीर वाले व्यक्ति के लिए ये तुरंत राख में बदल जाती। बहुत पहले, जब निंग अभी भी एक एम्पायरियन देवता था, उसका शरीर 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पों की शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। उनमें से एक को वश में करने और नियंत्रित करने के लिए निंग को पहले एल्डर स्तर के लाइटनिंग सर्पों का उपयोग करके बार बार उसके शरीर में प्रवेश करना पड़ा और उसे पूरी तरह से एक लाइटनिंग गुण शरीर में बदलना पड़ा। निंग इस परिवर्तन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने से पहले कई बार मरा। तभी वह 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के साथ जीवित रह सका और उसे अपने शरीर में खींचकर उसे एक लाइटनिंग सर्प के अंडे के दिव्य रूम में संग्रहित कर सका। और अब निंग ने स्वर्ण मूर्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसका दिव्य शरीर उच्च स्तरीय दाव खजानों के बराबर हो गया था। ये दाव बिजली निंग को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थी। फुश। निंग के शरीर में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगा जैसे उस पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ा हो। एक तेज झटके के साथ वह निंग के जिंदन अराजकता जगत की ओर, उस स्थान की ओर खींची चली आई जहां 9 बिजली तत्वों में से एक स्थित था। ये बिजली तत्व भी उसी तरह अलौकिक था और दोनों एक ही स्रोत से आए प्रतीत होते थे। दाव बिजली स्वेच्छा से बिजली तत्व में विलीन हो गई, तेजी से उसमें प्रवाहित हुई और पहले से मौजूद अराजकता बिजली ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया। मैंने पहली दाव बिजली को अवशोषित कर लिया है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। दाव लॉर्ड ऑलगॉड ने नोवेसेंस थंडर को ऊपरी और निचले हिस्सों में इसलिए विभाजित किया था, जबकि उन्होंने ये तकनीक एक ऐसे दाव लॉर्ड के रूप में बनाई थी जिसे कैओस लाइटनिंग की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें 9 लाइटनिंग सार आधार स्थापित करने थे। ये लाइटनिंग आधार लाइटनिंग सरपेंट एग जैसे थे, जिसका इस्तेमाल निंग ने कभी 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट को संग्रहित और रूपांतरित करने के लिए किया था। ये लाइटनिंग आधार वे स्थान थे जहां लाइटनिंग ठहरती और जीवित रहती। यही उनका घर था। दाव लॉर्ड ऑलगॉड द्वारा निर्मित बिजली की नींव बिजली सर्प के अंडे से अनगिनत गुना ज्यादा गहरी थीं। वे दाव बिजली के प्रति बेहद आकर्षक थीं और दाव बिजली स्वाभाविक रूप से उनके भीतर रहना पसंद करती थी। अगला। निंग ने अगले को अंदर आने का इशारा किया। निंग के सामने नीले रंग की कड़ाही के 4 हैंडलों से दाव बिजली की 4 धाराएं तुरंत फूटने लगीं। निंग के नियंत्रण में बिजली की ये 4 धाराएं उसके शरीर में समा गईं। दाव बिजली की ये 4 धाराएं भी इसी तरह 4 अलग अलग बिजली के सार आधारों में खींच गईं और जल्दी ही समा गईं। अब उनके अपने आधार थे जहां उन्हें होना चाहिए था। और एलिमेंटम वाटर फ्लेम लॉकी। आखिरकार निंग ने वह लॉकी निकाली जिसका इस्तेमाल वह काफी समय से कर रहा था। उसने ठीक यही तकनीक इस्तेमाल करके दाव बिजली की उन 2 धाराओं को अपने शरीर की नींव में खींचा। कुल 9 बिजली सार नींवें थीं। ये 9 नींवें दाव बिजली की 9 धारियां या कैओस बिजली की 9 धारियां धारण करने के लिए थीं, जो एक ही प्रकार की थीं। अभी निंग के पास दाव बिजली की 7 धारियां थीं। ये 7 दाव बिजलियां उसे मिलने वाली 7 सबसे सस्ती बिजलियां थीं, लेकिन फिर भी इनकी कीमत निंग को कुल 21 लाख क्यूब कैओस अमृत की पड़ी थी। 7 प्रकार के दाव जल की बात करें तो निंग को इनकी कीमत कुल 15 लाख क्यूब कैओस अमृत की पड़ी थी। दाव बिजली अधिक शक्तिशाली थी और इसलिए किसानों द्वारा पसंद की जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप दाव पानी की तुलना में इसकी कीमत थोड़ी अधिक थी। निंग ने तलवार महल पहुंचने के कुछ ही समय बाद 9 प्रकार के कैओस जल खरीदे थे। नतीजतन उसके शरीर में पहले से ही 9 प्रकार के जल सार आधार मौजूद थे और उसने उनका उपयोग दाव जल की उन धाराओं को अवशोषित करने के लिए किया। उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया। ट्रांसफर पूरा हो गया है। निंग थोड़ा उत्साहित था। मुझे आश्चर्य है कि क्या अब मैं निचले हिस्से में ट्रेनिंग शुरू कर पाऊंगा। दाव बिजली को अवशोषित करने का वास्तव में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि निंग उन्हें नियंत्रित कर सकता था, चाहे वे उसके शरीर के अंदर हों या किसी जादुई खजाने के अंदर।
इस लिहाज से स्थान का कोई महत्व नहीं था। नोविसिस थंडर के निचले हिस्से से संबंधित नोट्स के अनुसार केवल एक संसार डाउनलोड ही इस तकनीक का प्रशिक्षण ले सकता है, क्योंकि डाउ बिजली अराजकता बिजली से हजारों गुना ज्यादा विस्फोटक और अनियंत्रित होती है। विश्व स्तरीय साधकों की अमर ऊर्जा इसका सामना नहीं कर पाती, जिससे वे इस तकनीक का प्रशिक्षण नहीं ले पाते। निम की आंखें चमक रही थीं जब उसने पहली बार अराजकता बिजली का उपयोग करके नोविसिस थंडर पर अभ्यास शुरू किया था, तो उसे इसमें महारत हासिल करने के कई प्रयासों में असफलता मिली थी। अंततः उसे सफलता के लिए अपनी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ा। अराजकता बिजली को नियंत्रित करने के लिए नीला फूल धुंध ऊर्जा का उपयोग करना उसकी अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग करने से सैकड़ों गुना आसान था। केवल डाउनलोड ही निचले भाग में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसका कारण ये है कि विश्व स्तरीय साधकों की अमर ऊर्जा बहुत कमजोर होती है। हालांकि मैं इसके बजाय नीला पुष्प धुंध ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूँ। यह ऊर्जा प्रथम चरण के डाउनलोड की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। नियमावली के अनुसार प्रथम चरण के डाउनलोड के पास तकनीक के दूसरे चरण को पूरा करने का मौका होता है। वास्तव में उसके पास तीसरे चरण में भी एक मौका होता है। निंग काफी उत्सुक था। दूसरा चरण दाव बिजली की दो धारियों को पूरी तरह से एक साथ मिलाने की गुप्त कला को दर्शाता है। इससे दाव बिजली की शक्ति तुरंत आसमान छूने लगती है। दूसरे चरण तक पहुंचने पर दाव बिजली की वे दो धारियां शायद दाव बिजली की 7 धाराओं और दाव जल की 7 धाराओं के संयुक्त प्रभाव से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगी। अभी निंग जीत हासिल करने के लिए बेहतर संख्याबल पर निर्भर था। फिर भी उसकी सारी दाव बिजली और दाव जल मिलकर भी दूसरे चरण के बराबर ही थे। अगर मैं दाव बिजली के कम से कम दूसरे चरण में महारत हासिल कर सकूं, फिर दाव पानी के लिए भी ऐसा ही कर सकूं, फिर उन्हें अपनी बाकी बिजली और पानी के साथ इस्तेमाल कर सकूं, तो शक्ति काफी असाधारण होनी चाहिए। निंग उत्सुकता से भर गया। शुरू करने का समय आ गया है। युद्ध में अपनी शारीरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए नीले फूलों वाली धुंध ऊर्जा का इस्तेमाल करना इसका सबसे बुनियादी तरीका था। गुप्त कलाओं का प्रशिक्षण लेने के लिए इसका इस्तेमाल करना ये तो कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। आखिरकार यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप था जो डाउनलोड की ऊर्जा के बराबर था। फुफ फुफ नव शक्ति वज्र के अनुरूप नीले फूलों वाली धुंध की ऊर्जा फैल गई, एक अदृश्य हाथ की तरह फैल गई जिसने झट से जल धुएं वाली बिजली और अग्नि बादल वाली बिजली को पकड़ लिया। ये दो प्रकार की दाव बिजली थीं जिन्हें नियंत्रित करना सबसे आसान था। हा, मैं उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरा संदेह सही था। मेरी नीला फूल धुंध ऊर्जा का उपयोग दाव बिजली को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, मानो वह डाउनलोड ऊर्जा हो। निंग उत्साहित होने लगा। इसका मतलब था कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर पाएगा। दाव बिजली की दो धारियां स्वाभाविक रूप से विस्फोटक थीं, लेकिन नीला फूल धुंध ऊर्जा की शक्ति अभी भी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम थी। उन्होंने निंग की इच्छा का पालन किया और जैसे जैसे गुप्त कला आकार लेने लगी, वे निरंतर रूपांतरण करने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद के चरण लगातार जटिल होते गए। नोविसिस थंडर और नोविसिस वाटर तकनीकें ऐसी तकनीकें थीं जो बिजली और पानी पर कीमिया और गोली बनाने के सिद्धांतों को लागू करने के समान थीं। बिजली को लगातार समायोजित और सुसंगत किया जाता था, जिससे अंततः उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकृति में परिवर्तित हो जाती थी। गोली बनाने वालों को अपनी गोलियों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी और निंग को भी अपनी बिजली पर उसी तरह उत्कृष्ट नियंत्रण की आवश्यकता थी। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन कठिन होती गई। धमाका! ये बस एक छोटी सी चूक थी, लेकिन पूरी गुप्त कला टूट गई और दाव बिजली की दो धारियां तुरंत अलग हो गईं और प्रत्येक अपनी बिजली सार नींव पर वापस लौट गई। मेरी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा स्पष्ट रूप से विश्व स्तरीय साधक की अमर ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मुझे विश्वास है कि यह किसी डाउनलोड की ऊर्जा से कमजोर नहीं है और मेरी आत्मा भी डाउनलोड की आत्मा के बराबर है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं यह नहीं कर सकता। निंग ने फिर कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। निंग ने लगातार 20 बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। निंग दंग रह गया। मुझे दाव जल आजमाकर देखने दो, शायद मैं दाव जल से सफल हो जाऊं। निंग ने एक बार फिर कोशिश की, इस बार दाव जल का इस्तेमाल करके। दाव जल को नियंत्रित करना दाव बिजली से ज्यादा आसान था, क्योंकि जल कम विस्फोटक और कम उग्र था। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, अंत में एक बार फिर असफलता हाथ लगी। बार बार असफलता के कारण निंग ने हार मान ली। मैं बार बार असफल क्यों होता हूँ? निंग ने इन दोनों तकनीकों के बारे में अपनी यादों को ध्यान से देखा। ये दो तकनीकें, नोविसिस थंडर और नोविसिस वाटर की रचना डाउनलोड ऑलगॉड की कीमिया और कलाकारी की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि के आधार पर की गई थी। इस प्रक्रिया ने उन्हें बिजली और पानी पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्राप्त करने और उनका उपयोग करके अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कलाएं बनाने में सक्षम बनाया। चौथे चरण का डाउनलोड बनने के बाद 9वें चरण में महारत हासिल करना और प्रक्रिया पूरी करना संभव हो जाता था। पहले चरण के डाउनलोड आमतौर पर दूसरे चरण में महारत हासिल कर सकते थे और उनके पास तीसरे चरण में भी महारत हासिल करने का मौका था। मैं दूसरे चरण में भी महारत हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही कठिन लगता है। निंग अचानक शून्य भाव से देखने लगा। मैं समझ गया। डाउनलोड ऑलगॉड एक वर्ज स्तर का डाउनलोड था जब उसने बिजली और पानी के 9वें चरण में महारत हासिल की थी। लेकिन वह कौन था? वह कीमिया और कलाकारी का उस्ताद था, अनगिनत दाव का सच्चा ग्रैंडमास्टर। इस मामले में वह अविश्वसनीय रूप से कुशल था। हालांकि मुझे कीमिया या कलाकारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बिजली और पानी को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से एज्योर फ्लावर धुंध ऊर्जा की शक्ति पर निर्भर हूँ। ये तर्कसंगत है कि इस तरह की कलाकारी विधि बार बार विफलता का कारण बनेगी।
निंग को आखिरकार समझ आ गया, कीमिया और कलाकारी कोई आसान काम नहीं थे। ये ऐसी कलाएं थीं जिनके लिए जबरदस्त कौशल और विशेषज्ञता की जरूरत थी। विश्वदेव पिल्सेंट कीमिया में एक अविश्वसनीय रूप से कुशल महागुरु थे, लेकिन कितने अन्य विश्वस्तरीय साधक इस मामले में उनकी तरह प्रतिभाशाली थे। कीमिया वास्तव में अनगिनत रहस्यों से भरी एक कला थी, लेकिन निंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बस अपनी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा पर भरोसा करके चीजों को बलपूर्वक कर सकता था। उफ, निंग ने अपना सिर हिलाया। अगर वह बिजली और पानी के दूसरे चरण में महारत हासिल कर लेता, तो जब वह अपने दूसरे प्रकार के दाव बिजली और दाव पानी का इस्तेमाल किसी प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए करता, तो वह शायद पहले चरण के एक साधारण दाव लॉर्ड को एक ही वार में मार गिराता। अगर वह व्यक्ति मरता भी नहीं, तो भी उसे गंभीर चोटें आती। कुछ लगातार वार से यह सुनिश्चित हो जाता कि दाव लॉर्ड निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। यही कारण था कि नीला पुष्प धुंध ऊर्जा इतनी अद्भुत और विशेष थी। इसने विश्व स्तरीय साधकों को उन तकनीकों में महारत हासिल करने का मौका दिया जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, निंग को कीमिया या कला कौशल के बारे में पर्याप्त समझ नहीं थी। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी है। समय नहीं है, मुझे जल्द ही दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड आजमाना है, निंग ने सोचा। लेकिन संयोग से मेरे साथ एक कुशल कीमियागर है। चुनौती पूरी होने के बाद मैं पिल्सेंट से सलाह लूंगा। अगर मैं कुछ बुनियादी कीमिया कौशल सीख लूं, तो शायद मैं अपने अनुभव के आधार पर इन दोनों तकनीकों के दूसरे चरण में महारत हासिल कर सकूंगा। पुस्तक 27, अध्याय 19, दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड को चुनौती। जी निंग ने अपने अध्ययन कक्ष में एकांत में 7 प्रकार के दाव जल और दाव बिजली का प्रयोग करके एक हेप्टास्टार द्वैत संरचना बनाई। साधक अक्सर बिजली और जल का संयुक्त संरचनाओं में प्रयोग करते थे। निंग ने पहले जो भी खजाने खरीदे थे, उन सभी में संरचनाएं अंतर्निहित थीं, जैसे कि 7 झंडों का गॉडवाटर फ्लैगन, जिसमें 7 झंडों की संरचना थी। इस संरचना से परिचित होने के बाद निंग ने खुद को शांत किया और तलवार के बारे में पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त अंतर्दृष्टि के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय शांत, स्थिर और शून्य होता गया। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत गया। निंग ने अपनी आंखें खोली, उनमें उत्सुकता का भाव था। दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड को आजमाने का समय आ गया है। निंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकला, फिर विश्व देवता पिल्सेंट और ज्वाला परी सू यूजी की ओर देखा। दोनों बाहर बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन निंग को देखते ही वे तुरंत उठ खड़े हुए। सू यूजी ने तुरंत कहा, गुरुजी, क्या आप दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड जा रहे हैं? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, पिल्सेंट ने जल्दी से कहा, मैंने सुना है कि 12 महलों के कई जाने माने विश्व स्तरीय साधक पहले ही दिन दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड पहुंच गए। लगता है मुकाबला काफी कड़ा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप जरूर कामयाब होंगे। तुम दोनों को इसके बारे में पता है? निंग हैरान था। ऐसा लग रहा था मानो सबको दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड के परीक्षणों के बारे में पता था। हालांकि आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, फिर भी एक मूर्ख भी इसे समझ सकता है। 12 महलों में वास्तव में इतने सारे मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय साधक नहीं हैं। इतने सारे साधकों का एक ही दिन में दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड में प्रवेश करना बहुत ही विचित्र है। विश्वदेव पिल्सेंट ने निंग की ओर देखा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, गुरु। वास्तव में आप नंबर 1 हो सकते हैं। वे बाकी लोग, गंदी मुर्गियां और मिट्टी के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। पिल्सेंट इतना प्यारा दिखने वाला इंसान था कि ये शब्द उसे जरा भी आपत्तिजनक नहीं लगे, बल्कि उसने उन्हें मजेदार बना दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो। निंग हंसा। ठीक है, अब मेरे लिए दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड जाने का समय हो गया है। सू यूजी और पिल्सेंट ने देखा कि निंग दूर स्थित दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड की ओर हवा में उड़ रहा है। दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड पूरे तलवार महल में सबसे ऊंची इमारत थी और इसकी बाहरी सतह बादलों की 4 विशाल परतों की थी। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। देखते हैं मैं इसे कितना आगे तक ले जा पाता हूँ। निंग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड की तरफ देखा। हालांकि उसने हाल के सालों में कई बार इसे आजमाया था, लेकिन वो सब सिर्फ नई तलवारबाजी सीखने के लिए ही किया था। उसने कभी पूरी कोशिश नहीं की थी। फुश। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और काली धुंध की परत में गहराई तक जाकर दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड के अंदर पहुंच गया। तलवार स्वामी डार्कनॉर्थ अभी अंदर गया है। अब हमारे सभी योग्य तलवार सरदार प्रवेश कर चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। 12 महलों के सभी प्रतिभाशाली लोग हाल ही में अंदर गए हैं। दूर गश्त लगा रहे काले कवचधारी दाव लॉर्ड सब देख रहे थे। 12 महलों में खबर तेजी से फैल गई। दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड 4 स्तरों में विभाजित था। इन स्तरों को ब्लैक क्लाउड वर्ल्ड, एजियो क्लाउड वर्ल्ड, सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड और गोल्ड क्लाउड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। तलवार महल के साधकों को हर बार ब्लैक क्लाउड विश्व से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ड का मुख्य उद्देश्य साधकों को उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी खोजने में मदद करना था। नीला बादलों की दुनिया। सफेद वस्त्र पहने जी निंग नीले बादलों से बने एक लंबे रास्ते पर एक हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके ठीक सामने एक गोलेम रास्ता रोके खड़ा था। गोलेम का आकार 4 पैरों वाले एक अजीब जानवर जैसा था और वह लगभग पहले चरण के दाव लॉर्ड जितना मजबूत था। धमाका। तलवार की रोशनी गोलेम की छाती पर यूं ही पड़ी, मानो कोई सहज भाव से, लेकिन गोलेम पीछे की ओर उड़कर गिर पड़ा। यह निंग की ब्राइट मून तलवार कला का स्वर्गभंजक रूप था। स्विश। तलवार की रोशनी फिर से रहस्यमयी ढंग से चमक उठी, जिससे हवा में तलवारों की कई परछाइयां उभर आईं। ये बताना मुश्किल था कि कौन सा हमला असली था और कौन सा भ्रम। तलवार की धार एक मकड़ी के आकार के गोलेम की गर्दन से टकराए और निंग की तलवार की रोशनी से पीछे की ओर उड़ते हुए वह कुचला ही जा रहा था।
निंग ने नीले बादलों के रास्ते पर एक के बाद एक विरोधियों को हराया, लेकिन जितने ज्यादा उसने हराया, नए विरोधी उतने ही ज्यादा मजबूत होते गए। दरअसल विरोधियों की कुल संख्या भी बढ़ने लगी। हालांकि निंग सिर्फ एक ही तलवार का इस्तेमाल करता रहा और उसने सिर्फ अपनी ब्राइट मून तलवार कला का ही इस्तेमाल किया। मैंने पहले कभी पूरे दूसरे स्तर को पूरा नहीं किया। निंग की तलवार कला सचमुच एक गहन स्तर पर पहुंच गई थी। ब्राइट मून के पांचों रुख वास्तव में हाथ स्वॉर्ड या हाथ सील तलवार कला के 7वें रुख से अधिक मजबूत थे। लगता है कि तलवार कला के मेरे वर्तमान स्तर पर इस स्तर को आसानी से पार करने के लिए एक ही तलवार काफी है। निंग पहले से ही इस नीले बादल पथ का दूर का छोर देख पा रहा था। उसने हाथ सील और हाथ स्वॉर्ड तलवार कलाओं का कुछ सार निकाला था, फिर उन्हें एक ऊंचे स्तर तक बढ़ाया था। जब उसने अपनी तलवार कलाओं का प्रयोग किया तो उनमें चक्रीय पुनर्जन्म का आभामंडल भी था, जिससे ब्राइट मून की 5 मुद्राएं स्वाभाविक रूप से भ्रामक हो गईं। स्लैश तलवार की रोशनी की एक चमकदार लकीर हवा में फैल गई। निंग की तलवार आसमान में तेजी से उड़ते धूमकेतु जैसी थी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी और लगभग स्वप्न जैसी लग रही थी। निंग की तलवार की गति अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। एक वार से इसने गोलेम के शरीर को गहराई तक चीर दिया। आमतौर पर ज्यादातर लोग गोलेम से दूर रहते हैं और उनसे दूर से ही लड़ते हैं, लेकिन यह आखिरी दुश्मन था जिससे निंग को निपटना था। स्विश तलवार की रोशनी गोलेम के गले में घुस गई। अरे, निंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह आर पार हो गया। मैं आमतौर पर दूसरे गोलेम को काट या भेद नहीं पाता था। फुफकार छुरा घोंपा हुआ गोलेम तेजी से पीछे हट गया और उसके गले से एक अजीब सा तरल पदार्थ बहने लगा। घाव तुरंत गायब हो गया और गोलेम नीले बादलों वाला रास्ता छोड़ गया। मैं आखिरकार रास्ते के अंत तक पहुंच ही गया। निंग नीले बादलों वाले रास्ते से उड़ गया। उसके सामने एक छोटा सा द्वीप था जो आकार में सिर्फ कुछ वर्ग किलोमीटर का था और उस द्वीप पर नीले रंग का एक कवच रखा हुआ था। निंग ने जब नीला कवच देखा तो वह हंस पड़ा। नीला कवच, लगता है अब समय आ गया है कि मैं अपना पहनावा अपग्रेड करूं। ब्लैक क्लाउड वर्ल्ड को पहली बार पार करने पर उसे एक काला कवच दिया जाता था। एजियो क्लाउड वर्ल्ड को पहली बार पार करने पर उसे एक एजियो क्लाउड कवच दिया जाता था। निंग ने अपना काला कवच बहुत पहले हासिल कर लिया था, जो एक उच्च स्तरीय दाव कवच था। ये खजाने की नीलामी के दौरान खरीदे गए एक्वाफ्लेक्ट कवच जितना भी उपयोगी नहीं था। हालांकि एजियो कवच एक अनंत स्तरीय खजाना था। यहाँ आओ। निंग आगे बढ़ा और नीला कवच स्वीकार कर लिया। फिर कमल की मुद्रा में बैठ गया और धीरे धीरे इसे बांधना शुरू कर दिया, जबकि मानसिक रूप से खुद को तीसरे स्तर सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा था। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड विश्व स्तरीय साधकों के लिए इस स्तर के अंत तक पहुंचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। इस स्तर को पार करने का मतलब था कि आप तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड की शक्ति की दहलीज पर पहुंच गए थे। ये पूरी तरह से असंभव था। अगर निंग नोविसेस थंडर और नोविसेस वाटर में तीसरे चरण तक पहुंच भी जाता और इस तरह पहले चरण के डाउनलॉर्ड को मार भी पाता, तो भी वह दूसरे चरण के एक अपेक्षाकृत दुर्जेय डाउनलॉर्ड के बराबर ही होता। उसके लिए सिल्वर क्लाउड विश्व को हराना नामुमकिन था। बर्टोलू, ईस्टकल्ट, उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, इस कार्य को पूरा नहीं कर सका। हालांकि प्राचीन पगोडा द्वारा मान्यता प्राप्त 90% से ज्यादा प्रतिभाएं द्वितीय चरण के डाउनलॉर्ड्स की दहलीज तक पहुंचने में सक्षम थीं। उदाहरण के लिए निंग अपनी नीला फूल धुंध ऊर्जा के साथ ही प्रथम चरण के डाउनलॉर्ड के बराबर था। चूंकि उसकी तलवार कला पुनर्जन्म मुद्रा और ब्रह्मांडीय हृदय मुद्रा से भी अधिक गहन थी, इसलिए इस क्षेत्र में उसका कौशल वास्तव में द्वितीय चरण के कई वास्तविक डाउनलॉर्ड्स से कुछ अधिक था। यही कारण था कि वह केवल एक तलवार के बल पर नीला बादल दुनिया को पार करने में सक्षम था। नीला कवच एक निम्न श्रेणी का शाश्वत खजाना है। इसमें कुछ हद तक ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता के अलावा कोई विशेष गुण नहीं है। निंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कम से कम उसका एक्वाफ्लेक्ट कवच क्षति को परावर्तित करने में सक्षम था। फिर भी मेरे भविष्य के प्रतिद्वंद्वी जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, मेरा वर्तमान कवच उतना ही कम उपयोगी होगा। जहां तक सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड पर मेरे विरोधियों की बात है, वे सभी कम से कम दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड स्तर की दहलीज पर होंगे। निंग ने कवच बदल दिया, लेकिन उसने अभी भी इसे सफेद कपड़ों के एक सेट की तरह दिखने का विकल्प चुना। निंग फिर से कमल की मुद्रा में बैठ गया और शांति से सांस लेने लगा। उसने पहले 2 स्तरों में खर्च हुई अपनी नीली नीली धुंध ऊर्जा को फिर से भरने का काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपनी पिछली लड़ाई में की गई कुछ गलतियों के बारे में भी सोचा। क्लाउड वर्ल्ड में 100 सालों से कोशिश करते हुए ये पहली बार था जब वह दूसरे स्तर तक पहुंच पाया था। इससे उसे काफी अंतर्दृष्टि मिली थी। अपनी तलवारबाजी पर विचार करते हुए उसे अपने द्वारा लड़ी गई पिछली लड़ाइयों की याद आई। आखिरी दिन मैं सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड के खिलाफ खुद को परखूंगा, निंग ने निर्णय लिया। निंग वास्तव में सबसे धीमे साधकों में से एक था, क्योंकि प्राचीन पैगोडाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकांश विश्व स्तरीय साधक पहले ही समाप्त कर चुके थे। शाही महल, अंतरिक्ष के शून्य में तैरते 13 सिंहासन। आहा, हार्टफोर्स कल्टीवेटर वाकई प्रभावशाली हैं। सोलिविंड का हार्टफोर्स और भी भयावह होता जा रहा है। डाउनलॉर्ड यूनविंड खिलखिलाकर हंसा। हमारा सेबर पैलेस नंबर 1 रैंक मिलने पर भी एक शब्द भी बुरा नहीं कहेगा। वर्तमान में हार्टफोर्स पैलेस के हार्टलॉर्ड सोलिविंड को नंबर 1 स्थान पर रखे जाने के अलावा शेष शीर्ष 4 पर पैलेस ऑफ सेबर का पूर्ण प्रभुत्व है। हम्फ, पास में खड़े लॉर्ड वुडफ्लावर ने ठंडी सांस ली। तलवार महल और कृपाण महल के बीच हमेशा से ही कुछ टकराव रहा है, क्योंकि तलवार का दाव और कृपाण का दाव अनंत प्रदेशों में हमेशा से ही 2 सबसे आक्रामक लड़ाकू दाव रहे हैं।
सामान्यतः तलवार के दाव में प्रशिक्षित साधकों की संख्या ज्यादा थी। कृपाण के दाव में प्रशिक्षित साधकों की संख्या थोड़ी कम थी। वुडफ्लावर, दाव लॉर्ड यिनविंग ने लॉर्ड वुडफ्लावर की तरफ देखा, फिर एक अजीब सी हंसी। तुम्हारे तलवार महल के 5 सदस्य पहले ही अपनी कोशिशें पूरी कर चुके हैं, है ना? सबसे ऊंचा पद वाला सदस्य तो बस 7वें स्थान पर है। तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं है। लॉर्ड वुडफ्लावर के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। हालांकि उन्होंने बहस करने की कोशिश नहीं की। सेबर पैलेस का प्रदर्शन वाकई प्रभावशाली था, जबकि स्वॉर्ड पैलेस का प्रदर्शन वाकई फीका था। ये महल के स्वामी और उपमहल के स्वामी सभी अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे। अगर वे अपने दांवमज में सफल होते तो उन्हें अनंत काल मिलता। अगर वे असफल होते तो उनकी मृत्यु हो जाती और उनका दांव लुप्त हो जाता। उनके स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती थी। हम इस बारे में देखेंगे, लॉर्ड वुडफ्लावर ने स्पष्ट रूप से कहा। पुस्तक 27, अध्याय 20, वेदी। समय तेजी से बीतता गया और सर्वशक्तिमान हेगेमॉन द्वारा चुनौती देने वालों को दिए गए 3 दिनों का आखिरी दिन आ गया। जी निंग और कई अन्य लोगों ने पिछला दिन एजियो क्लाउड वर्ल्ड में स्वास्थ्य लाभ करते हुए बिताया था, ताकि सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड को चुनौती देते समय वे पूरी तरह स्वस्थ रहें। आखिरकार निंग जैसे कुछ ही लोग इतने लंबे समय तक लड़ पाते थे। अधिकांश लोग अत्यधिक थका देने वाली दिव्य क्षमताओं पर निर्भर थे, जो उन्हें कुछ ही क्षणों के लिए विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति दे सकती थी। तीसरे दिन 12 महलों के शेष सभी प्रतिभाशाली लोगों ने सिल्वर क्लाउड विश्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। ग्रेट जॉय बाहर आ गया है, ये बहुत खुशी की बात है। 13 सिंहासनों पर बैठा हर व्यक्ति, जिसमें सर्वशक्तिमान हेगेमॉन भी शामिल था, एक खास दृश्य को देख रहा था। यह वह दृश्य था जिसमें राजकुमार ग्रेट जॉय सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड को चुनौती दे रहे थे। इतनी तेजी, वह सड़ी हुई लकड़ी की तरह उनमें से उड़ रहा है। हेगेमॉन, जब भी मैं ग्रेट जॉय को देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे सच में बहुत अफसोस होता है कि मैं उसे हमारे स्काईमीटल पैलेस में भर्ती नहीं कर पाया। सुनहरे वस्त्र पहने एक सुंदर युवक ने आह भरी। मैं इतने सालों पहले ही बता सकता था कि उसमें अद्भुत क्षमता है। हालांकि शुरुआत में वह बहुत कमजोर था। आखिरकार स्पेसटाइम पैलेस उसे लुभाने में कामयाब रहा और फिर वह किसी तरह तुम्हारा एक मानद शिष्य बन गया। हेगेमॉन, सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड में जिस तरह से वह धमाका कर रहा है, उससे लगता है कि वह एक बार फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। आहा, सेवर ट्रिप, ईर्ष्या से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेट जॉय अब हमारे स्पेस टाइम पैलेस का सदस्य है। बिखरे बालों वाला एक जेड जैसी आंखों वाला आदमी जोर से हंसा। ये सच है कि ग्रेट जॉय में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन की स्पेस टाइम के दाव में उपलब्धियों ने उसे अनंत प्रदेशों में अन्य सभी को नीचा दिखाने की अनुमति दी। 12 महलों में वह स्पेसटाइम महल के विशेष रूप से निकट था और उसके कुछ चकाचौंध करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को उसकी विरासत अर्जित करने और मानद शिष्य बनने का अवसर दिया जाएगा। राजकुमार ग्रेट जॉय उनमें से एक थे। हेगेमॉन और 12 स्वर्ण कवचधारी प्रभु हवा में चल रहे अनेक दृश्यों को घूरते रहे। राजकुमार ग्रेट जॉय वेदी की ओर सीढ़ियों से ऊपर और आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक के बाद एक गोलेम को हराते जा रहे थे। गड़गड़ाहट। राजकुमार ग्रेट जॉय का शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा जब उन्होंने 6 भुजाएं प्रकट की और भी अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने लगे। उसकी हस्तकला, मुट्ठी कला, उंगलियों की कला, ये सभी अथाह, गहन और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। कभी वह तेजी से चलता, कभी धीरे, लेकिन उसके आसपास का स्पेसटाइम क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहता था। उस पर हमला करने वाले गोलेम के लिए अपनी असली शक्ति प्रकट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन राजकुमार ग्रेट जॉय के हर प्रहार में जबरदस्त शक्ति समाहित थी। बूम बूम बूम, उसने गोलेमों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग में बदल गया था। वह युद्ध के सुनहरे देवता जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक परम हिमानी शांति थी। वह पहले ही 600 तक पहुंच चुका है। दाव लॉर्ड 1000 वेव्स चौंक कर चीखा। जिस तरह से वह 600वें स्तर तक पहुंचा है, उसे देखते हुए वह सोलविन को कड़ी टक्कर दे सकता है। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड दरअसल एक विशाल वेदी थी जिसमें 900 स्तर थे जो वेदी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का काम करते थे। आप जितना ऊपर जाते, आपके दुश्मन उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते। आप जितनी दूरी तय कर पाते थे, वह आपकी ताकत का प्रमाण था। अभी हार्टलॉर्ड सोलविंड पहले स्थान पर थे। वे 692वें पायदान पर पहुंच गए थे। दूसरे स्थान पर सेबर पैलेस के सेबर लॉर्ड रेड स्नो थे। वे 680वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे। तीसरे और चौथे स्थान पर सेबर पैलेस के सदस्य थे, जिन्होंने 600वीं सीढ़ी भी पार कर ली थी। 600 सीढ़ियां, यह एक खास स्तर की शक्ति का प्रतीक थी। ज्यादातर जाने माने साधक अपने प्रयास पहले ही पूरे कर चुके थे, लेकिन केवल 8 ही 600वीं सीढ़ी पार कर पाए थे। ये देखते हुए कि उसके लिए 600वें स्तर को पार करना कितना आसान था, उसके पास सचमुच सोलविंड की बराबरी करने का मौका है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने अपना मूल्यांकन देते हुए धीरे से सिर हिलाया। कहना मुश्किल है, वह इसे आसान बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। पास खड़े दाव लॉर्ड यिनविंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस देखते रहो। लॉर्ड वुडफ्लावर ने उसकी तरफ देखा। दाव लॉर्ड यिनविन अपने सामने हो रहे दृश्य को गौर से देख रहा था। राजकुमार ग्रेट जॉय अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था। 600वें स्तर से शुरू होकर गोलेम बहुत अधिक शक्तिशाली और संख्या में कहीं अधिक हो गए। वास्तव में एक ही समय में 20 या 30 गोलेम आप पर हमला कर सकते थे।
हालांकि राजकुमार ग्रेटजॉय की स्पेस टाइम पर महारत ने उन्हें 12 महलों के लगभग सभी विश्व स्तरीय साधकों पर भारी पड़ने में सक्षम बनाया। वह अकल्पनीय खुले रास्ते और स्थितियां ढूंढने में सक्षम थे, जिससे उन्हें एक समय में 3 से ज्यादा गोलेम का सामना नहीं करना पड़ता था। बूम बूम बूम। 650, 660, 670। डाउनलोड। यिनविन का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था, क्योंकि राजकुमार ग्रेटजॉय ने सेबर पैलेस के एक सदस्य को इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। 680। वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। 690। राजकुमार ग्रेटजॉय का चेहरा गंभीर होने लगा था, लेकिन उनकी आंखों में पागलपन का भाव था। उनके पूरे शरीर से वह चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उनके हर हमले में जबरदस्त ताकत थी। गोलेम उन पर कभी कभार हमला तो कर पाते थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। वह भ्रामक जैड गुप्त कला में कम से कम 8वें चरण तक पहुंच गया होगा। सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने युवक डाउलॉर्ड सेवरट्रिप ने ये देखकर आह भरी। ये गुप्त कला इतनी गहन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसमें लगभग पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। ये हमारे धातु के दाव की एक गुप्त कला है। उसे सचमुच हमारे स्काईमेटल पैलेस में प्रवेश करना चाहिए था। उसने उसे पीटा। वह सोलिविन से आगे निकल गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हर स्तर उतना ही मुश्किल होता गया। राजकुमार ग्रेटजॉय का चेहरा अब बेहद गंभीर हो गया था। उन्हें आगे बढ़ना बेहद मुश्किल लग रहा था, क्योंकि गोलेम उनका विरोध करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। 699, 700। वह 700 के स्तर तक पहुंच गया। पहले 12 महलों के केवल 2 सदस्य ही विश्व स्तर पर 700वें स्तर से आगे बढ़ पाए थे, बर्टुलू और ईस्टकल्ट। अब ग्रेटजॉय भी उनके साथ शामिल हो गया है। प्राचीन शक्तियां ये देखकर आश्चर्य से आहें भरने लगीं। जहां तक राजकुमार ग्रेटजॉय का सवाल है, उसने दांत पीसकर पागलों की तरह लड़ाई लड़ी। स्वभाव से वह आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था, फिर भी उसने जिद करके लड़ाई लड़ी और आगे बढ़ता रहा। उसने स्पेस टाइम के दाव और मेटल के दाव दोनों में बहुत ऊंचाइयां हासिल की थीं और सर्वशक्तिमान हेगेमॉन से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त किया था। अब इतने भारी दबाव का सामना करते हुए वह धीरे धीरे और भी मजबूत होता गया। गड़गड़ाहट। अफसोस, उसके प्रत्येक कदम के साथ गोलेम भी अधिकाधिक भयावह होते गए तथा उनकी संख्या और भी अधिक होती गई। बूम बूम बूम। एक चूका वार और वह लगभग तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद उसके चारों ओर रस्सियां कस दी गईं। हराना। वह 719वें चरण पर पराजित हो गया था। 13 सिंहासनों पर विराजमान प्राचीन शक्तियां विस्मय से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाईं। जब वे राजकुमार ग्रेटजॉय जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों से मिले और उनसे बात की, तो उन्होंने उन प्रतिभाओं को लगभग समान ही माना, क्योंकि एक बार जब ये प्रतिभाएं अपनी सफलताएं प्राप्त कर लेती, तो वे शीघ्र ही तृतीय चरण के डाउनलॉर्ड्स के समकक्ष हो जाते। एक बार जब वे थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते, तो वे शीघ्र ही चतुर्थ चरण के डाउनलॉर्ड्स के समकक्ष हो जाते। उनके लिए अनंत प्रदेशों में प्रमुख व्यक्ति बनना बहुत आसान हो जाता। फिलहाल प्रिंस ग्रेटजॉय 719वें स्तर पर पहुंचने के बाद नंबर 1 स्थान पर हैं। हार्टलॉर्ड सोलिविंट को 692वें स्तर पर पहुंचने के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया। तीसरे स्थान पर सेबलॉर्ड रेड स्नो, स्तर 680 था। चौथे नंबर पर सेबलॉर्ड ग्रिफ, स्तर 668 था। डाउलॉर्ड क्लाउडविल्ट का एजियो क्लाउड वर्ल्ड जी निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे द्वीप पर सबसे ऊंचे स्थान की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसके चारों ओर एक स्पेस टाइम भंवर बन गया। निंग एजियो क्लाउड वर्ल्ड से गायब हो गया। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड के भीतर यह एक विशाल वेदी के आकार का संसार था, जिस तक पहुंचने के लिए 900 सीढ़ियां थीं। कितनी विशाल वेदी है। निंग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और ऊपर की ओर देखा, जहां कई गोलेम इधर उधर घूम रहे थे। उसे दूर से आती हल्की हल्की गड़गड़ाहटें भी सुनाई दे रही थीं। क्या यहाँ अभी और भी साधक हैं? मुझे आश्चर्य है कि तलवार महल का कौन सा सदस्य यहाँ है, या शायद कोई और तलवार सरदार। वेदी के भीतर इतने सारे गोलेम थे कि 10 साधक एक ही समय में इस दुनिया को चुनौती दे सकते थे। जाने का समय हो गया है। निंग अपने हाथों में अनंत तलवारों की एक जोड़ी पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। ग्वार। तुरंत एक 3 सिर वाले 4 पैरों वाले जानवर के आकार का एक काला सा गोलेम दहाड़ता हुआ निंग की ओर प्रकाश की एक किरण की तरह झपटा, लगभग प्रकाश की गति से 3 गुना तेज। यह एक स्तर लगभग पूरे एजियो क्लाउड वर्ल्ड जितना लंबा था, लेकिन इसकी चौड़ाई केवल 10 लाख किलोमीटर थी। 10 लाख किलोमीटर एक लंबी दूरी लग सकती है, लेकिन बड़ी ताकतें इसे सिर्फ एक कदम में पार कर सकती थीं। हम्फ। निंग ने गोलेम की ओर देखा। धमाका। निंग के शरीर से बिजली, पानी और कई तरह की रोशनी चमक उठी। कुछ चकाचौंध करने वाली थी, कुछ विनाशकारी और कुछ मंद। 7 प्रकार की दाव बिजली की आभा अलग अलग थी और दाव पानी की आभा भी अलग अलग थी। फिर भी निंग उन सभी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था और एक विचार मात्र से निंग ने उन्हें एक हेप्टास्टार द्वैत संरचना में एक साथ जोड़ दिया। हवा में एक विशाल, चमकदार, विचित्र संरचना प्रकट हुई, जिसने निंग की ओर बढ़ते हुए 4 पैरों वाले जानवर को पूरी तरह से ढक लिया। धमाका। हालांकि जानवर गोलेम ने जोरदार चीख मारी, फिर भी उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। निंग आसानी से दूसरे स्तर पर पहुंच गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गोलेम और भी शक्तिशाली होते गए। दरअसल कुछ गोलेम तो दूर से जादुई खजानों से हमला भी कर रहे थे और निंग के हेपास्टार द्वैत रूप की प्रभावशीलता कम होने लगी। निंग को भी लड़ने के लिए अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना पड़ा। बूम बूम बूम। निंग की तलवार कला काफी शक्तिशाली थी, जिससे वह सभी बाधाओं को पार कर सकता था। 200 कदम, 300 कदम। अरे! निंग के कान अचानक खड़े हो गए। लगता है सब कुछ शांत हो गया। वेदी के दूसरी ओर एक और साधक लड़ रहा था।
कुछ क्षण पहले लगातार धमाके हो रहे थे, अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वुडफ्लावर, तुम्हारा स्वॉर्ड लॉर्ड वाइल्डफायर भी हार गया है। वह 597वें चरण पर हार गया। वह लगभग 600वें चरण तक पहुंच ही गया था। डाउ लॉर्ड यिनविंग ने डाउ लॉर्ड वुडफ्लावर की तरफ देखा। इस समय तुम्हारे स्वॉर्ड पैलेस में सिर्फ वही बचा हुआ सदस्य है जो कुछ ही देर पहले स्वॉर्ड लॉर्ड बना है। डाउ लॉर्ड वुडफ्लावर ने डाउ लॉर्ड यिनविंग के उपहास को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह जीनिंग को आगे बढ़ते हुए देखने लगा। इस समय जीनिंग तलवार महल की एकमात्र सदस्य थी जो अभी भी चुनौती में भाग ले रही थी। बाकी सभी पहले ही असफल हो चुके थे। पुस्तक 27, अध्याय 21, दृढ़ता। तलवार महल के सिल्वर क्लाउड विश्व के भीतर वेदी का बाकी हिस्सा अब पूरी तरह से शांत था। फिर भी निंग ने बस इसे नोट किया और फिर वेदी के हर तल पर गोलेम के खिलाफ जोरदार लड़ाई जारी रखी। गड़गड़ाहट, धमाका, विस्फोट लगातार जारी रहे। उसके दाव जल और दाव बिजली मिलकर एक जबरदस्त शक्ति का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इस समय उनका बढ़ते हुए शक्तिशाली गोलेम पर सीमित प्रभाव पड़ रहा था। फिर भी निंग के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए सीमित प्रभाव भी चीजों को बहुत आसान बना देता। स्तर 400, स्तर 500। निंग आगे बढ़ता रहा। उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक ब्राइट मून तलवार कला थी और यह निश्चित था कि आगे चलकर यह हमेशा उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक रहेगी। एक बार जब वह डाउ लॉर्ड बन गया तो उसका अपना रास्ता होगा और वह रास्ता उसे हमेशा अधिकतम शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देगा। तब तक अन्य तलवार कलाएं उसे केवल मार्गदर्शन और अनुभव प्रदान करेंगी, जिससे उसे तलवार के दाव की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा ब्राइट मून तलवार कला में ही निहित रहेगी। तलवार के दाव के अन्य विशेषज्ञों के लिए भी यही बात सच थी। उनकी सबसे मजबूत तलवार कलाएं वही होती जो उन्होंने खुद बनाई होती। तोड़ना, स्वर्ग भंजक मुद्रा, छायाहीन मुद्रा, 16 हॉट मुद्रा, यिन यांग मुद्रा, रक्त बूंद मुद्रा, ब्राइट मून के 5 आसन। और निंग ने अब उनमें पुनर्जन्म की तलवार भावना भर दी थी, जिससे उसके 5 आसन एक सतत चक्र में बदल गए थे जिसमें कोई कमजोरी या दोष नहीं था, जिससे उसे युद्ध में और भी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। 5 ब्राइट मून मुद्राओं में से निंग की सबसे मजबूत मुद्राएं यिन यांग मुद्रा और 16 हॉट मुद्रा थीं। ये दोनों ही रक्षात्मक तकनीकें थीं। निंग ने अपने यूनिकॉर्न डोमेन में जबरदस्त मेहनत की थी, जिससे वह रक्षात्मक क्षेत्र में कुछ हद तक मजबूत हो गया था। अरे वुडफ्लावर, यही तो वो बच्चा है जो अभी अभी तुम्हारे महल में तलवारबाज बना है ना? वो तो 500वें लेवल तक पहुंच गया है। डाउ लॉर्ड सेवरट्रिप ने अचानक हैरानी से पुकारा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह निंग को बिना रुके आगे बढ़ते देख रहा था। ये बहुत प्रभावशाली है कि वह 500 का आंकड़ा भी पार कर गया। लगता है इस डार्क नॉर्थ के बच्चे में कुछ प्रतिभा है। अफसोस की बात है कि वह तलवार महल में थोड़ा देर से पहुंचा। डाउ लॉर्ड यिनविंग ने उनके उत्साह पर पानी फेरने की कोशिश करते हुए कहा। डाउ लॉर्ड वुडफ्लावर ने कोई तर्क नहीं दिया। वह भी समझ सकता था कि निंग की तलवारबाजी भले ही गहरी थी, लेकिन राजकुमार ग्रेटजॉय या सेबल और रेड स्नो के कौशल की तुलना में उसमें कुछ खामियां भी थीं। प्राचीन पैगोडाओं द्वारा मान्यता प्राप्त तलवार सामंतों के बीच जी निंग की तलवारबाजी औसत थी। ये समझना जरूरी है कि उन्हें केवल एक सदी पहले ही मान्यता मिली थी। राज्य के 67 सबसे प्रतिभाशाली विश्व स्तरीय साधकों में उन्हें औसत माना जाना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। 500वां स्तर काफी औसत स्तर था। कई प्रतिभाशाली लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाए। निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और वह अपनी 6 भुजाओं में से प्रत्येक में एक बैंगनी रत्न धारण किए हुए पूरी ताकत से लड़ रहा था। बिजली और पानी की धारें हवा में लगातार फूट रही थीं और आने वाले गोलेमों को धीमा करने और उन पर असर डालने की पूरी कोशिश कर रही थीं। वूश! एक गोलेम अचानक पानी की एक विशाल लहर में बदल गया और निंग की ओर टूट पड़ा। निंग ने जल्दी से अपनी दाव बिजली और दाव पानी का इस्तेमाल बचाव के लिए किया, लेकिन वे जल्द ही विशाल लहर में डूब गए और लहर ने अपना विनाशकारी हमला जारी रखा। यिन यांग मुद्रा निंग की 6 तलवारें एक साथ वार करती थीं। यह मुद्रा समूह के हमलों से निपटने के लिए थी। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड में निंग को अक्सर यिन यांग मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि गोलेम अक्सर समूहों में हमला करते थे। फू मार डालो! लहर को धकेलने के बाद निंग आगे बढ़ता रहा। 550, 560, 570। निंग अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और टिकाऊ था। अपनी नीलापुष्ट धुंध ऊर्जा के साथ वह किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी स्थिरता के कारण वह बहुत लंबे समय तक अधिकतम शक्ति पर बना रह सकता था। अन्य डाउ लॉर्ड समकक्षों, यहाँ तक कि राजकुमार ग्रेटजॉय जैसे लोगों को भी अपनी दिव्य शक्ति बचाकर रखनी पड़ती थी और इसलिए वे अक्सर सामान्य युद्ध में भाग लेते थे, जबकि कभी कभार ही अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट करते थे। इसलिए वे अपनी घटती ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आत्मा गोलियां, अराजकता रत्न और अराजकता अमृत भी लाते थे। हालांकि निंग बहुत अधिक स्थिर था। उसकी तलवारबाजी भी उतनी ही स्थिर थी। ब्राइट मून की 5 मुद्राओं में तलवारबाजी के सभी पहलू शामिल थे। कुछ तलवारबाज एक क्षेत्र में कुशल थे और दूसरे में कमजोर। संक्षेप में, उनकी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र और अपनी कमियां थीं। हालांकि निंग हर एक क्षेत्र में कुशल था। वह रक्षा में थोड़ा ज्यादा मजबूत था, लेकिन वह सिर्फ तुलना मात्र थी। उसकी तलवारबाजी में व्याप्त पुनर्जन्म की तलवारबाजी ने ऐसा किया कि 5 मुद्राएं एक साथ पूरी तरह से मिल गईं। इससे स्वाभाविक रूप से वह और भी स्थिर हो गया। सम्राट मिरजनोव अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे अधिक शक्तिशाली लोगों के लिए भी उन्हें हराना कठिन होता था। अग्रिम अनगिनत वर्षों में अनेक प्रमुख शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। जिन दाव लॉर्ड्स ने अपने दावमज को विफल कर दिया था,
उनमें से कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो पाया है। जिसकी सच्ची आत्मा पहले ही बुझ चुकी है, उसे वापस लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मैं पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हूँ तो मैं सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और उसके स्तर के विशेषज्ञों से मदद की याचना नहीं कर पाऊंगा। मैं उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाऊंगा कि यह कीमत उचित होगी। अगर मैं अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे हर संभव अवसर का लाभ उठाना होगा। निंग कभी हार नहीं मानेगा। वह जानता था कि ब्राइट शो इंपीरियल्स के भी कई सदस्य वर्षों में मारे गए हैं और उनमें से किसी को भी वापस जिंदा नहीं किया जा सका। जाहिर है, अगर सर्वशक्तिमान हेगेमॉन मरे हुओं को जिंदा करने में भी सक्षम हो तो भी उसकी कीमत इतनी भयानक होगी कि वह इसे आसानी से करने को तैयार नहीं होगा। मैंने अभी शुरुआत की है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। इस दौरान निंग की तलवारबाजी धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निखर रही थी। आखिरकार वह किसी रुकावट में नहीं था और इस तरह के उग्र उच्च दबाव वाले युद्ध का स्वाभाविक रूप से उसकी तलवारबाजी में निरंतर निखार आना था। चलते रहो, मैं कम से कम एक कदम और आगे तो बढ़ ही सकता हूँ। निंग महसूस कर सकता था कि दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अरे क्या वह सचमुच, क्या तलवार महल वाला वह बच्चा वास्तव में 13 सिंहासनों पर विराजमान प्राचीन शक्तियां इस दृश्य को उत्सुकता से देख रही थीं। निंग इस समय 6 गोलेमों से जूझ रहा था और उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। 6 गोलेमों में से हर एक में अपार शक्ति थी और अब तक निंग की दाव बिजली और दाव जल उसके बहुत काम नहीं आ रहे थे। 600, वह असल में 600 के स्तर तक पहुंच गया। क्या उसकी तलवार कला ने उसे सचमुच 600वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया? सभी प्राचीन शक्तियां स्तब्ध रह गईं। डाउलॉर्ड 1000 वेव्स आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी तलवारबाजी अन्य विश्व स्तरीय प्रतिभाओं की तुलना में स्पष्ट रूप से साधारण है, लेकिन वह वास्तव में 600वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। जी निंग पहले से ही शीर्ष 10 में है। जैसे जैसे समय बीतता गया, 600 के स्तर को पार करने वालों की कुल संख्या बढ़ती गई। पहले ही दिन केवल 5 ही उस स्तर को पार कर पाए थे। जब तक प्रिंस ग्रेटजॉय ने इसे पार किया, तब तक 8 से अधिक लोग इस स्तर तक पहुंच चुके थे और अब जी निंग 10वें स्थान पर थी। ये समझना जरूरी है कि यह प्रतियोगिता 12 महलों के सभी विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों की प्रतियोगिता थी। निंग का इस स्तर को पार करने वाला केवल 10वां खिलाड़ी होना इस बात का संकेत था कि वह अपने समूह के सबसे विशिष्ट लोगों में से एक था। वास्तव में उसका प्रदर्शन तलवार महल के किसी भी अन्य सदस्य से बेहतर था। 602, हम बस इतना ही होना चाहिए। सफेद दाढ़ी वाले हेगेमॉन ने धीरे से सिर हिलाया। इस डाकनॉर्थ बच्चे को कम मत आंको। उसकी तलवारबाजी ग्रेटजॉय और बाकियों से कमतर लग सकती है, जिससे वह साधारण लगता है, लेकिन वे बेहद संतुलित हैं। वह हर पहलू में कुशल है और जहां तक मैं समझता हूँ उसने मिर्जनो की विरासत हासिल कर ली है। देखो, तुम उसकी तलवारबाजी में पुनर्जन्म की तलवारबाजी देख सकते हो। उसने सब कुछ बखूबी जोड़ दिया है, जिससे वह बहुत मजबूत बन गया है। और उन 7 प्रकार की दाव बिजली और दाव जल के साथ ये समझ में आता है कि वह 600 के स्तर को पार कर सकता है। फिर भी उसकी सीमा आ गई है। वह केवल अपनी दृढ़ता और जिद के कारण ही डटा हुआ है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ये दृश्य देख रहा था। जी निंग 600 दूसरे स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन इस स्तर पर 8 गोलेमों का सामना करने में वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से असमर्थ था। फिर भी वह हठपूर्वक डटा रहा। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने मूल्यांकन किया, 600 दूसरे स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। भविष्य में ये बच्चा ग्रेटजॉय के बराबर हो सकता है। वे सभी हेगेमॉन के आकलन से सहमत थे। यहाँ तक कि डॉलॉर्ड वुडफ्लावर ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। अफसोस, तलवार महल के 7 तलवार सरदार नाकाम हो गए। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन का किसी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि उसकी दूरदर्शिता और निर्णय कितना तीक्ष्ण था। वह पूरी तरह से देख और समझ सकता था कि निंग इस समय कितनी शक्तिशाली थी। अगर वह कहता कि निंग इस स्तर तक ही पहुंच सकती है, तो यह निश्चित रूप से सच होता। सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड, वेदी का स्तर 602। थका हुआ निंग बहुत थक गया था। इन 8 गोलेमों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। आग और पानी के भयानक फूल लगातार उस पर बरस रहे थे और कुछ गोलेम बार बार उससे करीबी मुकाबले में भिड़ रहे थे। हर एक गोलेम निंग जितना ही ताकतवर था और जब 6 ने मिलकर निंग को पूरी तरह से दबा दिया। निंग अपनी बेहद संतुलित तलवारबाजी की बदौलत ही इतनी देर तक टिक पाया था। वह आसानी से हार नहीं मानेगा। एक बार हार मान लेने पर वह हार जाएगा। केवल दृढ़ रहने से ही आशा की किरण जगती है। निंग ने इस युद्ध से जितना संभव हो सके सीखने का प्रयास किया तथा अपनी तलवार कला की खामियों पर लगातार विचार करते हुए उन्हें निखारा। गड़गड़ाहट, हर दिशा से हमले हो रहे थे और निंग एक छोटी नाव की तरह थी जो तूफानी समुद्र में डगमगा रही थी और किसी भी क्षण पलट सकती थी। निंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां उसे देख रही हैं। हालांकि उनकी उसके बारे में अच्छी राय थी, फिर भी उन्हें यकीन था कि यही निंग की सीमा है। उनके हमले वाकई अंतहीन और सर्वव्यापी हैं। हालांकि निंग की तलवारबाजी धीरे धीरे निखर रही थी, फिर भी उसे निराशा का एहसास हो रहा था। हार किसी भी पल आ सकती थी। पुस्तक 27, अध्याय 22, जी निंग से संबंधित एक दाव। सर्वव्यापी, इन अनगिनत गोलेमों के अंतहीन हमलों से घिरे और थके हुए प्रेरणा की रोशनी अचानक जी निंग के दिमाग में टिमटिमा उठी। ठीक है, उनके हमले सर्वव्यापी हैं। कुछ दूर से जादू करते हैं, कुछ मेरे पास आकर पंजों और हथेलियों से हाथापाई करते हैं। 3 सिर, 6 भुजाएं,
इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास केवल 6 भुजाएं हैं। मैं इतने सारे हमलों का सामना कैसे कर पाऊंगा। निंग मन ही मन बुदा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कई तरह की तलवारबाजी चल रही थी। खासकर यिन यांग मुद्रा से जुड़ी कई अंतर्दृष्टियां सामने आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक धागा कई छोटे मोतियों को एक साथ जोड़ रहा हो और एक सच्चा सामूहिक स्वरूप बना रहा हो। सर्वव्यापी सच्ची यिन यांग मुद्रा के कारण मुझे इतनी थकाने वाली रक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास 6 भुजाएं हैं तो क्या हुआ? अगर मेरे पास 10 या 18 भुजाएं भी हैं तो क्या हुआ? मैं जो कर सकता हूँ उसकी एक सीमा तो है ही। निंग को सच्चाई का एहसास होने लगा था। सच्ची यिन यांग मुद्रा मुझे आने वाले सभी हमलों से बचाव करने में सक्षम होनी चाहिए, यानी इसे सर्वव्यापी भी होना चाहिए। इसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को घेर लेना चाहिए और आने वाले किसी भी हमले को इससे रोकना चाहिए। इसका मतलब है यिन यांग रुख को सचमुच शक्तिशाली बनाने के लिए उसे एक डोमेन होना चाहिए। मुझे इस रुख को एक डोमेन में बदलना होगा। प्रत्येक साधक का अपना एक मार्ग था जो उसके लिए सबसे उपयुक्त था। अनगिनत वर्षों में कई महाशक्तियों ने कई अलग अलग मार्ग चुने थे। अपने स्तर पर अब उनके लिए दूसरों की नकल करना संभव नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो इसका उनके अपने भविष्य की अंतर्दृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। अगर आप कोई चित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप एक नए कोरे कागज से शुरुआत करें। साधना मार्ग की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति अपने हृदय की बात सुनकर, अपनी अंतर्दृष्टि को धीरे धीरे समझकर और उसे मूल रूप से रूपांतरित करने तक उन्नत करके होती है। मेरी 7 दाव बिजलियां और मेरे 7 दाव जल मेरी तलवार बने, निंग ने धीरे से कहा। गड़गड़ाहट। दाव जल और दाव बिजली जो आसपास के क्षेत्र में दुश्मनों को जकड़े हुए थे अचानक गड़गड़ाने लगे। हालांकि वे स्वभाव से ही तात्विक बिजली और जल थे, लेकिन तलवार के दाव के सच्चे जानकार किसी भी चीज को तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। फूलों की पंखुड़ियां, पानी की बूंदें, एक बूंद पानी, इन सब का इस्तेमाल तलवार की तरह किया जा सकता था। अब निंग दाव जल और दाव बिजली को अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दाव बिजली और दाव पानी मेरी यिन यांग मुद्रा बनाएं और मेरी यिन यांग तलवार डोमेन बनाएं। हाल के वर्षों में निंग की सबसे बड़ी उपलब्धियां रक्षा के क्षेत्र में रहीं। यिन यांग मुद्रा के बारे में उनकी सारी अंतर्दृष्टियां, जिनमें से कुछ उन्हें पहले महत्वहीन लगती थीं, इस मुद्रा में एक साथ आईं क्योंकि उन्होंने तलवार आशय का एक क्षेत्र निर्मित किया। उन्होंने इसे अपनी सारी अंतर्दृष्टियों से भर दिया, जिससे इस मुद्रा की शक्ति तुरंत रूपांतरित हो गई। गड़गड़ाहट। दाव बिजली की हर एक धार तलवार में तब्दील हो गई। तलवारों के अंदर बिजली से बने थे, लेकिन बाहर से वे पहले से ही तलवार के आकार में ढली और घनीभूत हो चुकी थीं। बिजली को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली तलवार इच्छा स्वाभाविक रूप से तलवार शक्ति को जन्म दे रही थी। दाव जल की प्रत्येक धारा भी तलवार के आकार में परिवर्तित हो गई थी। वे निंग के चारों ओर एक विशाल भंवर की तरह चक्कर लगाने लगे, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो देख सकता था कि कुछ धारियां दक्षिणावर्त घूम रही थीं, जबकि कुछ वामावर्त। इस तकनीक को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली तलवार इच्छा के कारण इसके कुछ हिस्से आगे की ओर और कुछ हिस्से पीछे की ओर बह रहे थे, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली फाड़ने वाली शक्ति पैदा हो रही थी। सफेद रंग को क्या खास बनाता है? चर्मपत्र के बाकी हिस्से को काली स्याही से ढकने पर ही बीच में खाली सफेदी का एक धब्बा देखने में चकाचौंध कर देता है। निंग की तलवारबाजी शुरू से ही मजबूत थी। अब जब उसने आगे और पीछे के प्रवाह के साथ इस तकनीक को सीख लिया था तो उसके क्षेत्र की चीर-फाड़ करने की शक्ति कई गुना बढ़ गई। यिन यांग ध्रुवता, यिन और यांग की अवधारणा भी इस तकनीक को मजबूत कर रही थी। यांग गुण वाली दाव बिजली और यिन गुण वाली दाव पानी परस्पर एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे, जिससे दोनों और भी मजबूत हो रहे थे। बीच बीच में बिजली या पानी की संगत धारियां एक दूसरे से टकराती, जिससे और भी भयानक शक्ति उत्पन्न होती। आगे और पीछे दोनों तरफ, कोमल और हिंसक दोनों तरफ, निंग के चारों ओर 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विशाल क्षेत्र बन गया था। यह क्षेत्र तलवार के आकार की बिजली और पानी से बना था, लेकिन इसे वास्तव में भयावह बनाने वाली चीज थी निंग की यिन यांग मुद्रा में प्रकट हुई तलवार जैसी मंशा। यिन यांग मुद्रा की तलवार भावना में पहले ही एक बुनियादी परिवर्तन आ चुका था। बिजली और पानी एक साथ बह रहे थे, कभी शांत तो कभी विस्फोटक, और वे उन सभी दुश्मनों पर टूट पड़ रहे थे जो अतिक्रमण करने की हिम्मत करते थे। आज से मेरा यिन यांग रुख यिन यांग तलवार क्षेत्र होगा। निंग मुस्कुराया। आखिरकार ब्राइट मून के उसके 5 रुखों में से एक सचमुच बदल गया था। इस क्षण में निंग को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि यिन यांग तलवार क्षेत्र ही वह रास्ता है जिसे उसे संसार दावलॉर्ड बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में जरूर अपनाना होगा। सावधान, जल्दी। ये गोलेम संवेदनशील थे। जैसे ही निंग ने उस विशाल यिन यांग तलवार क्षेत्र का निर्माण किया, उस क्षेत्र के भीतर लड़ रहे गोलेमों को तुरंत उस क्षेत्र में शक्ति की कई परतें प्रकट होने का आभास हुआ। कभी कभी शक्ति बस उनकी गतिविधियों का अनुसरण करती थी, तो कभी शक्ति उन पर भीषण हिंसा के साथ टूट पड़ती थी। कभी कभी तो शक्ति की परतों द्वारा बेरहमी से चीर दिए जाने का भी एहसास होता था। पूरा क्षेत्र अनगिनत हमलों से भरा हुआ था जो यिन और यांग के बीच बारी बारी से आते थे। हमले लगातार बदलते और रूपांतरित होते रहते थे, जिससे उनके लिए बचाव करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। गोलेम को यिन यांग तलवार क्षेत्र से बचाव में अपनी लगभग 90% शक्ति लगानी पड़ी। धमाका। निंग आगे बढ़ा, अपनी तलवार की रोशनी से एक गोलेम को उड़ा दिया। गोलेम उस क्षेत्र से अपनी रक्षा करने में इतने व्यस्त थे कि अब वे निंग के लिए बेहद असुरक्षित थे। वह एक ही वार में उन सभी को परास्त करने में सक्षम था। निंग आगे बढ़ता रहा। 603, 604, 605। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, 6 तलवारें चलाते हुए, 3 सिर, 6 भुजाएं,
को सक्रिय बनाए हुए। उसका विशाल यिन यांग तलवार क्षेत्र उसके चारों ओर 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन वास्तव में इसका आकार परिवर्तनशील था। वह इसे आसानी से बढ़ाकर 10 करोड़ किलोमीटर कर सकता था, लेकिन 10,000 किलोमीटर की सीमा ही वह सीमा थी जिस पर वह अपनी शक्ति का चरम स्तर बनाए रख सकता था। उस सीमा के आगे क्षेत्र की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती। यिन यांग तलवार क्षेत्र का इस्तेमाल उड़ती तलवारों और दूसरे जादुई खजानों या यहाँ तक कि दाव अग्नि के जरिए भी किया जा सकता था। इसे बनाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि निंग के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव बिजली और दाव जल था, इसलिए उसने इस क्षेत्र को बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। निंग की शक्तिशाली तलवार इच्छा से नियंत्रित एक साधारण पेड़ की शाखा अब पहले चरण के एक दाव लॉर्ड को मार डालने में सक्षम थी। दाव बिजली और दाव जल असाधारण तात्विक शक्तियां थीं, और जब यिन यांग तलवार क्षेत्र द्वारा उनका उपयोग किया जाता था तो वे वास्तव में अपार शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम थीं। शाही महल, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और 12 स्वर्ण कवचधारी शक्तियां अपने 13 सिंहासनों पर विराजमान होकर इस दृश्य को देख रही थीं। निंग के यिन यांग रुख के यिन यांग तलवार क्षेत्र में तब्दील होने के बाद निंग आसानी से आगे के चरणों में आगे बढ़ पाया। हालांकि स्वर्ण कवचधारी शक्तियों में से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि सर्वशक्तिमान हेगेमॉन का आकलन गलत था। इसके बजाय वे बस हैरानी से देखते रहे जब निंग ने अपनी तलवार इरादे वाले क्षेत्र को उजागर किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। उसने अंततः वह पहला कदम उठा लिया है, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने धीरे से कहा। तलवार सरदार डार्कनॉर्थ निश्चित रूप से हमारे 12 महलों के सबसे सर्वोच्च सदस्यों में से एक बनेगा। दाव लॉर्ड थाउजेंड वेव्स ने सिर हिलाया। उसके जैसे किसी व्यक्ति का मेरे बजाय तलवार महल में पहुंचना कितना अफसोस की बात है, कितना अफसोस की बात है। दाव लॉर्ड यिनविंग ने अपना सिर हिलाया। दाव लॉर्ड वुडफ्लावर ने उसकी ओर एक नज़र देखा, फिर बहुत संतुष्ट भाव से हंसने लगा। हालांकि तलवार प्रभु डार्कनॉर्थ का तलवार प्रभुत्व वाला क्षेत्र रक्षात्मक प्रकृति का है, फिर भी इसका हर हिस्सा भयानक रूप से शक्तिशाली हमलों से भरा है। अगर कोई दुश्मन उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे लगातार हमलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी अंततः कमजोर हो जाएगा, जिससे वे उसके करीब पहुंचने से पहले ही बहुत कमजोर हो जाएंगे। इस तरह के क्षेत्र का सामना करना निश्चित रूप से एक भयानक चीज होगी। अगर वह चौथे चरण का डॉलॉर्ड बन सकता है तो ये तलवार प्रभुत्व वाला क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि वह शाश्वत सम्राटों का दमन कर सकता है। एक सुनहरे कवच वाली शक्ति जिसकी आंखें अंधेरे के 2 काले भंवरों जैसी थीं, ने एक धीमी आह भरी। मान गया। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने सिर हिलाया। वह साधारण शाश्वत सम्राटों को भी दबा सकेगा। तलवार प्रभु डार्कनॉर्थ का ये कदम आगे बढ़ाने का मतलब है कि उसने अपने लिए एक सर्वोच्च रक्षा शक्ति खोज ली है। ये तो पक्का है कि वह एक राक्षस दावलॉर्ड होगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। व्यक्तिगत दाव में भिन्नताएं थीं। कुछ संसार दावलॉर्ड सरल दाव के मार्ग पर चलते थे और बहुत कमजोर होते थे। प्रथम चरण के दावलॉर्ड के रूप में उनकी शक्ति का स्तर सामान्य ही होता था। सम्राट मिरजनो का दाव और उनका 7वां रुख पुनर्जन्म का रुख प्राचीन पैगोडा द्वारा उन्हें मान्यता दिलाने के लिए पर्याप्त होता। उन्होंने संसार दावलॉर्ड बनने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया और उनका दाव काफी दुर्जेय था। प्रथम चरण के दावलॉर्ड के रूप में वे द्वितीय चरण के दावलॉर्ड्स का मुकाबला कर सकते थे। हालांकि इस तरह का एक दाव प्राचीन पैगोडा की दहलीज को मुश्किल से पार कर पाता था। प्रिंस ग्रेटजॉय, हार्टलॉर्ड सोलविन, जीनिंग, उनके दास एक ऊंचे स्तर पर थे। निंग ने अभी अभी अपना यिन यांग स्वॉर्ड डोमेन बनाया था, लेकिन ये पुनर्जन्म के रुख से कहीं ऊपर की शक्ति का स्तर था और कहीं ज्यादा गहरा था। रक्षा का एक सर्वोच्च दाव। दाव लॉर्ड थाउजेंड वेव्स ने आह भरी। तलवार महल में वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो सर्वोच्च दाव का आविष्कार कर पाए हों। बिल्कुल सही। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। हर एक प्रमुख शक्ति का एक अलग दाव होगा जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। निंग अपने यिन यांग तलवार क्षेत्र को विकसित करने में सक्षम था, लेकिन अन्य भी उतनी ही शक्तिशाली तलवार कलाएं विकसित कर सकते थे। जब तक वे एक ही सामान्य स्तर पर थे तब तक वे सभी परम श्रेणी के रक्षात्मक दाव के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। यदि वह इस दाव का अनुसरण इसके निष्कर्ष तक करता है तो चौथे चरण का दाव लॉर्ड बनने के बाद वह निश्चित रूप से अनंत सम्राटों को रौंद सकेगा। दाव लॉर्ड थाउजेंड वेव्स हंसा। वह महल के स्वामी डॉनस्टार की तुलना में अभी भी थोड़ा कमजोर है, दाव लॉर्ड यिनविंग ने कहा। विश्व स्तर पर लॉर्ड डॉनस्टार ने 3 सर्वोच्च दाव विकसित किए और फिर उन्हें एक साथ पूरी तरह से मिला दिया। चौथे चरण का दावलॉर्ड बनने के बाद वह अपनी तलवार के सिर्फ 3 वार से एक शाश्वत सम्राट का वध करने में सक्षम था। हालांकि स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ प्रभावशाली है, वह केवल शाश्वत सम्राटों का ही दमन कर पाएगा। उन्हें मारना भाग्य की बात होगी। सच। सभी उपस्थित लोग सहमत हुए, लेकिन बर्टुलू और ईस्टकल्ट के पास लॉर्ड डॉनस्टार के स्तर तक पहुंचने का मौका जरूर है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन भी इस आकलन से सहमत थे। फिर भी चूंकि डार्कनॉर्थ ने एक अल्टीमेट क्लास रक्षात्मक दाव बनाया है, वह वास्तविक युद्ध में भी उनका सामना कर पाएगा। उसे उनके समान स्तर का ही माना जाना चाहिए। ईस्टकल्ट ने आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए सुप्रीम दाव्स तैयार किए थे और उनका बेहतरीन संयोजन किया था। यही वजह थी कि वह बर्टुलू के लिए एक बेहतरीन विकल्प था। सच है, उसके इस कदम का मतलब है कि वह निश्चित रूप से एक राक्षस दावलॉर्ड बनेगा। लॉर्ड वुडफ्लावर बहुत अच्छे मूड में थे। पहले ये सुनहरे कवचधारी लोग जी निंग को ये बच्चा कहकर बुलाते थे। अब जब निंग ने ये कदम उठाया था तो वे सब उसे डार्कनॉर्थ या स्वॉर्डलॉर्ड डार्कनॉर्थ कहने लगे, क्योंकि उनके दिलों में निंग के प्रति उनकी सच्ची बराबरी का भाव था।
हालांकि सर्वोच्च दाव अनंत काल प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन दाव भी हैं। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने एक हल्की आह भरी। दाव लॉर्ड थाउजेंड वेव्स ने कहा, ये वास्तव में कठिन है, लेकिन इस रास्ते को चुनने का मतलब है कि वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति होंगे। दाव लॉर्ड ऑलगॉड, दाव लॉर्ड फेदरड्रेस, पेलिस लॉर्ड डॉनस्टार, इन सभी ने एक परम श्रेणी के दाव का मार्ग चुना था। परिणामस्वरूप एक शाश्वत सम्राट बनना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। फिर भी जब तक वे जीवित थे, वे सभी अनंत प्रदेशों के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और अन्य लोग निंग के पराक्रम पर आश्चर्य से आहें भर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तो बस यिन यांग मुद्रा का विकास था, जो निंग की ब्राइट मून तलवारबाजी की 5 मुद्राओं में से एक थी। निंग की योजना अपनी बाकी 4 मुद्राओं के साथ भी शिखर तक पहुंचने की थी। वह अपनी बाकी 4 मुद्राओं के लिए उपयुक्त दाव ढूंढने वाला था और फिर उनके सभी रहस्यों को अपनी तलवारबाजी में समाहित करने वाला था। यही निंग का असली लक्ष्य था। अभी उसने रक्षा का एक सर्वोच्च दाव यिन यांग तलवार डोमेन विकसित किया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 660, 670, 680 दाव लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग को लगातार वेदी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती गई। पुस्तक 27, अध्याय 23, धूल जमती है। जब दाव लॉर्ड यिनविंग ने जी निंग को 680 के स्तर से आगे बढ़ते देखा तो वह खुद को हार मानने से नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि उसके सेबर पैलेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सदस्य सेबर लॉर्ड रेड स्नो भी केवल 680 के स्तर तक ही पहुँच पाया था। हार्टलॉर्ड सोलविन से इतना प्रभावशाली प्रदर्शन अपेक्षित था, लेकिन ग्रेट जॉय का सुधार वाकई चौंकाने वाला था। वह सोलविन से भी बेहतर था और अब ये डार्कनॉर्थ वाला भी सामने आ गया है। निंग लगातार कई मंजिलों से आगे बढ़ता रहा। मारना, धमाका, प्राचीन गोलेम के हमले इतने शक्तिशाली थे कि वे स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकते थे और वे सभी दिशाओं से निंग पर आक्रमण कर रहे थे। जैसे जैसे निंग आगे बढ़ता गया, उसके यिन यांग तलवार क्षेत्र ने उसके चारों ओर एक जंगली अंधकार में अराजकता का क्षेत्र बना दिया। इस क्षेत्र में बिजली और पानी की चमक धुंधली दिखाई दे रही थी और यह क्षेत्र स्वयं 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। निंग के पास आने की कोशिश करने वाले सभी दुश्मनों को पहले यिन यांग तलवार क्षेत्र के हमलों का सामना करना पड़ता था। तोड़ना, जाना। निंग की तलवारें कभी क्षणभंगुर और अप्रत्याशित होती, तो कभी पहाड़ जितनी भारी और भारी, लेकिन उसकी चलने की गति धीमी पड़ने लगी। जाहिर है, दबाव बढ़ने लगा था। 690, 695, 696 दाव लॉर्ड वुडफ्लावर के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने 700वां स्तर पार कर लिया। निंग आगे बढ़ता रहा, हालांकि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसकी गति धीमी होती जा रही थी। हालांकि यिन यांग तलवार क्षेत्र उसकी मदद कर रहा था, फिर भी उसे लगातार शक्तिशाली होते गोलेम से निपटना मुश्किल होता जा रहा था। धमाका, निंग की तलवार कला अंततः स्तर 705 पर भंग हो गई। यद्यपि वे एक परिपूर्ण दोषरहित चक्र में बाहर आए थे, फिर भी वे उस भारी शक्ति का सामना करने पर बिखर गए जो उन पर थोपी गई थी। दाव लॉर्ड क्लाउडविल्ट के बाहर सफेद वस्त्र पहने कुछ लथपथ सा दिखने वाला निंग अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शीर्ष 4 में पहुंच पाया हूँ। हालांकि मुझे कहना होगा कि मेरा प्रदर्शन मेरी उम्मीद से बेहतर रहा। मैंने वास्तव में एक रक्षात्मक दाव विकसित कर लिया। निंग को संतुष्टि और चिंता दोनों महसूस हुई। उसकी तलवारबाजी बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी 12 महलों के सबसे महान विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। वह उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने बर्टुलू के साथ युद्ध किया था। अब उसे एहसास हुआ कि बर्टुलू वास्तव में कितने गहरे स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्टुलू की समझ का स्तर शायद मौजूदा जी निंग से एक स्तर ऊपर था। जब निंग की समझ में सुधार हुआ, तभी उसे सही मायने में समझ आया कि उन दोनों के बीच कितनी दूरी थी। जब वह एस्ट्रल द्वीप समूह में था, तब निंग को बस एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ था कि उस आदमी की समझ का स्तर उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था। और कितना ऊंचा, ठीक वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। बर्टुलू ने तो अपना असली रूप भी नहीं अपनाया था। उसने तो बस निंग से मुकाबला करने के लिए अपने मानव रूप का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब भले ही बर्टुलू अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझ पर हमला करे, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं होगी, निंग ने सोचा। उसका यिन यांग तलवार डोमेन एक बेहद रक्षात्मक कौशल था। अगर निंग का सामना उससे ज्यादा ताकतवर विरोधियों से भी होता, तो भी वह उनसे बचाव कर पाता। डार्कनॉर्थ। अचानक निंग के मन में एक आवाज गूंजी। निंग ने लॉर्ड वुडफ्लावर की संपत्ति की दिशा की ओर देखा। तुरंत यहाँ आओ, लॉर्ड वुडफ्लावर ने संदेश भेजा। हाँ, निंग तुरंत एक रोशनी की किरण में बदल गया और एस्टेट की ओर उड़ चला। जल्द ही वह लॉर्ड वुडफ्लावर की एस्टेट पहुंच गया और लॉर्ड वुडफ्लावर स्वयं प्रवेश द्वार पर खड़े थे। निंग को देखते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अंदर आओ, डार्कनॉर्थ। क्या बात है, सीनियर प्रशिक्षु भाई? निंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह टॉप 4 में आया है या नहीं। वाह, कमाल है। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन और बाकियों ने तुम्हें अपनी तलवार इरादे वाली शक्ति का इस्तेमाल करते देखा। लॉर्ड वुडफ्लावर इतने खुश थे कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके तलवार महल का कृपाण महल को इस तरह पूरी तरह से कुचल देना वाकई अद्भुत था। दोनों महल प्राचीन काल से ही एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे तथा एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। ये तो बस यूं ही मेरे दिमाग में आया। मैं इसे यिन यांग तलवार क्षेत्र कहता हूँ। निंग हंसा। मैं तो बस खुशकिस्मत था। मैंने पहले से ही 7 तरह की दाव बिजली और दाव पानी तैयार कर रखा था और मैं उनका इस्तेमाल करके अपना यिन यांग तलवार क्षेत्र बना पाया।
अगर मैं किसी और तरह के खजानों का इस्तेमाल करता तो मेरे क्षेत्र की शक्ति बहुत कमजोर होती। दाव बिजली और दाव पानी उतने प्रभावशाली नहीं हैं। असल में तुम्हारी तलवार नियत ही प्रभावशाली है। लॉर्ड वुडफ्लावर निम्न की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। निम्न हंसा। अगर वह सिर्फ एक साधारण उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल भी करे तो भी उसका यिन यांग तलवार क्षेत्र उससे स्वाभाविक रूप से तलवार शक्ति की आभा उत्पन्न करेगा। इस क्षेत्र की शक्ति दाव बिजली और दाव जल के इस्तेमाल से बने क्षेत्र की शक्ति का 20 से 30% होगी। इस स्तर पर अगर वह सिर्फ अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल तलवार और तलवार शक्ति प्रकट करने के लिए करे तब भी वह उससे एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र बना सकेगा। निंग ने कहा, दाव जल और दाव बिजली के बिना मैं शायद 690 के स्तर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या मुझे शीर्ष 4 में पहुंचने का मौका मिल सकता है? केवल शीर्ष 4 को ही अवसर दिया जाएगा। हाँ हाँ, लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। दरअसल यह एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन हाँ, 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं और अभी भी विश्व स्तरीय साधक दाव लॉर्ड क्लाउडवुड को चुनौती दे रहे हैं। जब तक अंतिम साधक अपने प्रयास पूरे नहीं कर लेता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। ओह, निंग ने सिर हिलाया। तो मेरी रैंकिंग कैसी है? अभी आप दूसरे स्थान पर हैं, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। प्रिंस ग्रेटजॉय पहले स्थान पर हैं और वे 719वीं मंजिल तक पहुंच गए। हार्ट लॉर्ड सोलविंड तीसरे स्थान पर हैं और वे 692वीं मंजिल तक पहुंच गए। चौथे स्थान पर हैं सेबर लॉर्ड रेड स्नो जो 680वीं मंजिल पर रुके। रेड स्नो, निंग ने घूर कर देखा। कुछ गड़बड़ है? लॉर्ड वुडफ्लावर ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। निंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बस एक पुराने दोस्त का ख्याल आया, बस। ताओवादी थरीलाइव्स का सबसे शक्तिशाली सेनापति रेड स्नो था। रेड स्नो ने अंततः निंग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और फिर सुभूति का भी प्रशिक्षु बन गया। उसकी ताओवादी उपाधि भी इस सेबर लॉर्ड रेड स्नो जैसी ही थी। फिर भी समान या मिलते जुलते उपनाम वाले साधकों का मिलना आम बात थी। हर अराजकता जगत में अनगिनत लोग थे जिनके नाम एक जैसे थे और कुछ अधिक शक्तिशाली साधकों का भी वही ताओवादी उपाधि रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निंग ने पूछा, क्या सेबर पैलेस इस बात पर बहुत डींगे नहीं मार रहा था कि वे कितना अच्छा करेंगे? आहा, उनकी शेखी बघाड़ने की कला वाकई कमाल की थी। हाँ, लॉर्ड वुडफ्लावर हंस पड़े, लेकिन फिर वे भी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। सच कहूं तो वे शेखी बघाड़ने के काबिल थे। चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के विशेषज्ञ सभी सेबर पैलेस के हैं। हम सब जानते थे कि हार्ट लॉर्ड सोलविंड बहुत ताकतवर होगा, लेकिन आपने और प्रिंस ग्रेटजॉय ने सबको चौंका दिया। राजकुमार ग्रेटजॉय, निंग ने ध्यान से सुना। वह इस आदमी के बारे में काफी उत्सुक था जो सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड में उससे भी ज्यादा आगे निकल गया था। उसमें भी तेजी से सुधार हो रहा है। वह असल में 2 सुप्रीम दाव बनाने में कामयाब रहा है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। अगर वह अपने 2 सुप्रीम दाव को जोड़ सके तो शायद वह ईस्टकल्ट और बर्टुलू के बराबर हो जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। सर्वोच्च दास को किसी न किसी तरह से एक साथ मिलाना जरूरी था। उदाहरण के लिए निंग की ब्राइट मून तलवार कला के 5 आसन उसके पुनर्जन्म तलवार अभिप्राय के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अगर आप अपनी तलवार कला को पूरी तरह से एक साथ नहीं जोड़ पाते तो युद्ध में लड़ते समय आप में खामियां होती। सच्चे विशेषज्ञों के पास मजबूत सुरक्षा तंत्र होना जरूरी था, तभी वे लंबे समय तक टिक पाते। लेकिन जाहिर है उनके हमले भी जोरदार होने चाहिए थे, तभी वे दुश्मनों का सफाया कर पाते। अगर निंग के हमले थोड़े और मजबूत होते तो वह सिल्वर क्लाउड वर्ल्ड में वेदी पर काफी आगे बढ़ पाता। लॉर्ड वुडफ्लावर के चेहरे पर अचानक आश्चर्य का भाव उभर आया। क्या हुआ? निंग ने लॉर्ड वुडफ्लावर की ओर देखा। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लॉर्ड वुडफ्लावर ने विस्तार से नहीं बताया। स्पष्ट था कि उनका अवतार शाही महल में कुछ घटित होते देख रहा था। निंग को बहुत उत्सुकता थी कि लॉर्ड वुडफ्लावर क्या देख रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी उत्सुकता को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। काफी देर बाद लॉर्ड वुडफ्लावर अचानक हंसने लगे। आहा, सचमुच घमंड गिरने से पहले आता है, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग हैरान था। लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, किंडवाटर पैलेस से संबंधित एक विश्व स्तरीय साधक जिसका नाम वाटरलॉर्ड फायरसज है, वास्तव में 687वें स्तर तक पहुंच गया। दूसरे शब्दों में सेबर लॉर्ड रेड स्नो से भी आगे। निंग ने घूर कर देखा। ठीक है, सेबर पैलेस को टॉप 4 में एक भी जगह नहीं मिली। लॉर्ड वुडफ्लावर जोर से हंस पड़े। ओह, ये तो कमाल है। जब मैंने यिनविंड के बदसूरत चेहरे पर वह बदसूरती देखी, ओह, ये तो वाकई बहुत अच्छा था। हाँ, उस बंदे को तो मेरे सामने अकड़कर घूमना और दिखावा करना बहुत पसंद है। निंग भी हैरान था। आखिरकार सबसे प्रसिद्ध सेबर पैलेस पूरी तरह से हार गया था। फिर भी 12 महलों की प्रतिभाओं का मूल्यांकन सामान्य मापदंडों से नहीं किया जा सकता था। ग्रेटजॉय, डार्कनॉर्थ और फायरसज, इन तीनों ने अपनी असली प्रतिभा इसी प्रतियोगिता में दिखाई थी। वह काइंडवाटर पैलेस का सदस्य है। उसकी दाववादी उपाधि फायरसज क्यों है? निंग हैरान था। वह एक और व्यक्ति है जिसने एक नश्वर साधक के रूप में शुरुआत की थी। मैंने सुना है कि वह मूल रूप से अग्नि के ताव का साधक था। हालांकि जिस संप्रदाय में वह नश्वर था उसमें कुछ परेशानियों के कारण उसने अंततः जल के ताव को चुना। हालांकि तब तक उसकी ताववादी उपाधि पहले ही चुन ली गई थी, इसलिए उसने उसका उपयोग जारी रखा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने समझाया। 12 महलों में इतने सारे विश्व स्तरीय साधक नहीं थे, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उनमें से अधिकांश से परिचित था। निंग ने सिर हिलाया। कुछ साधक एक निश्चित शक्ति स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी ताववादी उपाधियां बदल देते थे।
निंग भी एक ऐसे ही व्यक्ति का उदाहरण था जिसने बहुत समय पहले अपनी ताओवादी उपाधि डार्कनॉर्थ चुन ली थी। उसने उसे कभी नहीं बदला, बस एक पल और इंतजार करते हैं। एक आखिरी विश्व स्तरीय साधक परीक्षण करने वाला है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा थोड़ी देर बाद। ठीक है, सब हो गया, नतीजे आ गए हैं। प्रिंस ग्रेटजॉय, आप, हार्टलॉर्ड सोलविंड और वाटरलॉर्ड फायरसेज इस अवसर में भाग लेंगे, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। और ये आखिर कौन सा मौका है? निंग काफी उत्साहित तो था, लेकिन साथ ही उसे ये जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर ये मौका क्या है। उसे बस इतना पता था कि ये एक अविश्वसनीय मौका है जिसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मत पूछो, जब तुम सर्वशक्तिमान हेगेमॉन से मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन से मिलिए? निंग दंग रह गया। ठीक है, सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने तुम चारों को पहले ही बुलावा भेज दिया है। जल्दी से उस जगह पहुंचो जहां इंपीरियल्स रहते हैं, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा।